अध्याय 1281। बूढ़े लोग रूढ़िवादी विचारों के होते हैं, लेकिन आज के युवाओं में भी कई लोग हैं जो बच्चों के बिना शादी स्वीकार नहीं करते हैं। बच्चे शादी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जिन दो लोगों के एक साथ बच्चे हैं, वे और भी अधिक जुड़े रहेंगे। थाम बोई जुएन ने अचानक आह भरी। ट्राम ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें क्या हुआ है? टांग डू के साथ बहस? या फिर मिस टोंग की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह मेरे बारे में है? थाम बोई जुएन ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। नहीं तो आह क्यों कर रहे हो? ट्राम को नहीं पता था कि थाम बोई जुएन उसके लिए दुखी था। थाम बोई जुएन ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज आ रही थी। वैसे भी तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप टैन नहा को न देख लें, और आप निश्चित रूप से सब कुछ समझ जाएंगे। टैंग डू और नर्स वू रसोई में हैं। घर बुजुर्गों से भरा है। अगर वे बच्चे हैं, ट्रांग खान गुएट वापस आ गए हैं। अब भी दो बच्चों के करीब हैं। अभी भी उनसे बात कर रहे हैं। वह उठकर दरवाजा खोलने चला गया। कमरे का दरवाजा खुला। वह बस यह कहने ही वाली थी कि मिस्टर जुएन वापस आ गए हैं। जब उसने उनके बगल में टू ट्राम को देखा तो उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। फिर उसने थाम बोई जुएन की ओर देखते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि ट्राम को यह न बताऊं कि आप यहाँ थे? थाम बोई जुएन ने यह कहते हुए कंधे उचकाए कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे नहीं बताया। वह मेरे साथ रात्रिभोज करने के लिए विला में वापस आने पर जोर देता रहा। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उनके रिश्ते को तान ना भी अच्छी तरह से जानती थी। उनकी भावनाएं भाई बहनों से भी अधिक करीब थी। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर भरोसा करूंगी? यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप ट्राम से पूछ सकते हैं। क्या वह मेरे साथ रात्रिभोज करने के लिए विला में वापस आने के लिए कहता रहता है? थाम बोई जुएन ने ट्राम के शरीर को छुआ। आगे बढ़ो, मुझे समझाओ। ट्राम अभी भी तान नहा को घूर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। अपने दिल में वह समझ गया कि थाम बोई जुएन ने उसे विला में क्यों बुलाया। वह सोच रहा था, तान नहा ने यहाँ आकर उसे क्यों नहीं बताया? क्या आप अस्पताल गए थे? उसने अपने भीतर की घबराहट को दबा लिया। टैन नहा ने इससे इनकार नहीं किया। थाम बोई जुएन को पता था कि कमरे में कैसे झुकना और घुसना है। ट्राम ने टैन नहा की कलाई पकड़ ली, उसे कसकर पकड़ लिया और उसे बाहर लॉन में एक कुर्सी पर खींच लिया। मुझे बताओ, तुम मुझे बताए बिना शहर बी में क्यों आए? मैं दोनों बच्चों से मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्या यह ठीक है? टैन नहा कुर्सी पर बैठ गया और उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अगर तुम यहाँ दोनों बच्चों से मिलने आती हो तो तुम्हें मुझसे यह बात छिपाने की क्या जरूरत है? ट्राम ने अपने हृदय में क्रोध को दबा लिया। मुझसे यह बात छुपाने के लिए उस पर गुस्सा आया। टैन नहा ने अब भी इसे पहले की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने इसे आपसे नहीं छिपाया। मेरे पास अभी आपको बताने का समय नहीं है। हाँ, ट्राम जोर से हंसी। हमने अभी कुछ समय पहले ही फोन किया था। चलो थोड़ा समय की गणना करें। उस समय तक आप शहर बी में आ चुके थे। ठीक है। तान नहा कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, मैं तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहती हूँ। क्या यह ठीक है? ट्राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने दिल में चल रही सारी भावनाओं को दबा दिया। दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। एक पल के लिए सोचा, पूछा, आप? क्या आप पहले से ही कुछ जानते हैं? उसे उस अजीब आश्चर्य पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने कहा था। यदि वह उसे कोई आश्चर्य देना चाहती थी तो उसने इसे बहुत पहले ही कर दिया होता। क्या उसे अब भी उसका नेतृत्व करने के लिए थाम बोई जुएन की आवश्यकता थी? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं।
टैन ना ने ट्राम की नजरों से बचते हुए अपना सिर घुमाया। ट्राम ने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने दिल पर रखा। क्या तुमने सुना कि दादी ने क्या कहा? अध्याय 1282। अन्यथा यह इतना असामान्य नहीं होता। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मेरी चाची ने मुझे फोन किया था, शायद उसी समय मैंने अपनी दादी से बात खत्म की थी। क्या यह एक संयोग है? मैं नहीं मानता कि यह इतना संयोग है। आप अपनी दादी से मिलना चाहते थे, लेकिन आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, है ना? ट्राम ने अपने हाथ भींच लिए। तान नहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे बच्चे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। आप कर सकते हैं। आपकी दादी के बारे में क्या? क्या तुम सचमुच अपने परिवार को खत्म कर देना चाहते हो? अचानक तान नहा दहाड़ उठी, मानो उसने इस जीवन में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी हो। ट्राम के लिए कुछ मत कहो। ट्राम जिस कुर्सी पर बैठा था वह नीचे खिसक गया। तान नहा के सामने बैठ गया, उसके पैरों को गले लगाया। मुझे वास्तव में बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हारी दादी के साथ इसे कैसे संभाल सकता हूँ? तान नहा ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें और भी अस्पष्ट हो गईं। उसकी खट्टी आंखों की गड्ढे धुंध से भर गए। मैं तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता। इसमें क्या कुछ होता है? ट्राम ने जोर से पूछा। क्या यह आपकी गलती है कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते? यह तुम हो। यह तुम्हारी गलती है। तान नहा को बहुत थकान महसूस हुई। वह अब और जारी नहीं रखना चाहती थी। ट्राम के लिए, मेरे साथ चलो ब्रेकअप करें, कहने के बारे में सोचना भी मत। हमारे लिए फिर से एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। आप आसानी से कुछ ऐसा कैसे कह सकते हैं जो किसी और को आहत करता है? क्या यह ठीक है? मैं दादी के साथ कार्ड बदलूंगा और उन्हें मना भी लूंगा। जब तक मैं सब कुछ खत्म नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करें। फिर मैं तुम्हें उनसे मिलने ले जाऊंगा। अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ट्राम ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उसे फिर से खोने का डर लग रहा था। मुझे पता है कि आपका दबाव बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे सब कुछ संभालने दो। मुझे बस तुम्हें थोड़ा और समय देने की जरूरत है। तान नहा ने भारी सांस ली, अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और शांति से कहा, मुझे पता है, हर कोई घर पर है। हम यहाँ बहुत लंबे समय से बाहर हैं। ट्राम ने सिर हिलाया तो दोनों ने अपनी भावनाओं को शांत किया और अंदर चले गए। सभी व्यंजन मेज पर परोसे गए थे। टोंग कान्हाओ यहाँ नहीं थे। टोंग खाई फोंग मेजबान बन गए और वू को शराब की 2 बोतलें लाने के लिए कहा। आज वह दिन है जब ट्रांग खान गुएट को जेल से रिहा किया गया। टोंग कान्हाओ और लैम टू लैब घर पर नहीं था, इसलिए उसने उनका प्रतिनिधित्व किया और ट्रांग खान गुएट के लिए एक शुद्धिकरण पार्टी आयोजित की। हालांकि वह लैम टू लैब की जैविक मां नहीं है, लेकिन उसके पालन पोषण का श्रेय उसे जाता है और यह कृतज्ञता जन्म देने की योग्यता से भी अधिक भारी है। अपने पिछले रिश्ते का जिक्र न करते हुए उन्हें परिवार माना जाता है। मैं कैनहाउ को बाद में फोन करूंगा। यह अच्छी बात है कि आप घर पर हैं। टैन गोन को यह जानकर बहुत खुशी होगी, टोंग खाई फोंग ने कहा। ट्रांग खान गुएट को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उसने खुद ही बुरे काम किए थे। उसके लिए कोई महिमा नहीं थी। उसने टोंग गोन हाय के बालों को सहलाया, वर्तमान क्षणों को गहराई से संजोया। मुझसे नफरत न करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं अच्छी तरह से रहूंगी भविष्य। हम सभी एक परिवार हैं। एक दूसरे से नफरत करने की बात क्यों करते हैं? यह बहुत अजीब है, टोंग खाई फोंग ने कहा। ट्रिन डुकऑन ने भी सहयोग किया। वह टोंग नगोन थान के बगल में बैठे। उन्होंने नेतृत्व किया और शराब का एक गिलास उठाया। चलो शराब पीते हैं। अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए बधाई।
ट्रांग खान गुएट को शराब पीना नहीं आता था, इसलिए उसने फिर भी अपना गिलास उठाया। धन्यवाद। ट्रिन डुक ऑन ने परिचय दिया। मैं कान्हाओं का चाचा हूँ। हम रिश्तेदार माने जाते हैं, इसलिए हमें इतना विनम्र होना चाहिए। विला में एक साथ रहना, हम सभी परिवार हैं। ट्रांग खान गुएट मुस्कुराया। आज केवल माँ और पिताजी की ही कमी है। टोंग गोन थान ने पूरी मेज की ओर देखा और निराशा से कहा। वे अचानक विदेश चले गए। उसके पिता ने उसे बताया। उसके पिता और माँ यात्रा करने के लिए विदेश जा रहे थे। वह और उसकी बहन अभी अभी स्कूल गए थे। माँ का पेट अभी भी बड़ा था। वे उन्हें एक साथ बाहर कैसे जाने दे सकते थे? वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था और वह बेहद चिंतित था। ट्रांग खान गुएट ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को रगड़ा और चुपचाप लड़के को सांत्वना दी। ट्राम, जो बात करना पसंद करती है, बिना कुछ कहे खाने की मेज पर चुपचाप बैठी रही। थाम बोई जुएन और तांग डू भी शांत थे। जब ट्रांग खान गुएट लौटे तो उन्होंने अपना परिचय दिया। इस बार हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन टोंग कान्हाओं मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ों की बातें कम थी। रात्रिभोज बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके समाप्त होने के बाद ट्राम ने सबसे पहले बड़ों को अलविदा कहा और कहा कि उसकी दादी अस्पताल में है और उसे वापस जाना होगा। इतनी पुत्रवधू के कारण कोई कुछ नहीं कह सका, इसलिए वह जल्दी से चला गया। टैन ना ने बर्तन साफ करने में मदद की। वह ट्राम से बात नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि उन दोनों को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। परिणामस्वरूप ट्राम ने उसे फिर से बुलाया। टैन ना, मैं ले लूंगी, तुम घर जाओ। मैंने यहाँ गाड़ी नहीं चलाई। टैन ना ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पास कार नहीं है। अध्याय 1283। थाम बोई जुएन ने ठीक समय पर चाबी सौंप दी। मेरी कार चलाओ। टैन ना ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। थाम बोई जुएन हंसे। क्या मैंने तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए दी थी? क्या मैंने कुछ गलत किया? बेशक गलतियां हैं। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। अगर मैं आपकी कार चलाऊं और झील में गिर जाऊं, तो मुझे इसका हिसाब किससे देना चाहिए? टैन ना ने जानबूझकर ट्रू नदी की पिछली घटना को याद किया। थाम बोई जुएन के मुंह का कोना कांप उठा। तुम इतने बुरे क्यों हो? क्यों? यह फिर कैसा शोर है? ट्रिन डक ऑन मुस्कुराए और हस्तक्षेप किया। हम बहस कर रहे थे। मैंने उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं गलत था। अवसर पाकर थाम बोई जुएन ने अपनी पीड़ा बताई। ट्रांग खान गुएट तुरंत मुस्कुराए और सलाह दी, टीयू नहा, अब और परेशानी मत करो। ट्रिन डुक ऑन ने भी सहयोग किया। बच्चों, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बाहर जाओ और खेलो। अगर कोई समस्या है तो तुम सब हल कर सकते हो। बहस करने की कोशिश मत करो। शादी करो और एक बच्चा पैदा करो। तुम अभी भी जीवित हो। नौजवान, तुम कब तक इंतजार करना चाहते हो? देखते ही देखते माहौल बदल गया। ऐसा लग रहा था कि टू ट्राम और बोई थाम जुएन की नज़र टैन नहा पर थी। जाहिर है वक्ता को तान नहा की बच्चे पैदा करने में असमर्थता के बारे में पता नहीं था। टैन नहा अभी भी अपने हाथ में बर्तन पकड़े हुए थी। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसकी नसें अचानक संवेदनशील हो गईं। उसका शरीर ठंडा हो गया। उसके हाथ नरम हो गए। अगर वह सावधान नहीं होती तो एक खड़खड़ाहट की आवाज आती। बर्तन जमीन पर गिर गए। हर कोई स्तब्ध रह गया। ट्राम पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, यह ठीक है। यह सिर्फ कुछ टूटे हुए कप हैं। यह ठीक है। यह ठीक है। तान नहा को होश आया। मैं फिसल गई। यह अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। वो मुस्कुराया और सफाई करने के लिए नीचे बैठ गया। सभी ने कहा कि यह ठीक है।
सभी को नमस्कार। तो मैं अब घर जा रहा हूँ। टैन ना ने ट्राम की ओर हाथ खींचा। आगे बढ़ो, सड़क पर सावधान रहो, ट्रांग खान गुएट ने कहा। हाँ, ट्राम के लिए टैन नहा ने उसका हाथ खींचा और थाम बोई जुएन को बुलाया। जाओ ड्राइव। क्या तुम अभी शराब नहीं पी रहे थे? ट्राम ने ऐसा दिखावा किया जो उसे करना चाहिए था। थाम बोई जुएन ने फिर ऐसा व्यवहार किया जैसे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप मेरा क्या कर सकते हैं? अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं आपका ड्राइवर बन जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि मैंने स्वेच्छा से आपको अपना ड्राइवर बनने की अनुमति दी है? मैं तुम्हारे जैसे लाइट बल्ब से बहुत तंग आ गया हूँ। अभी अभी टीयू नहा ने थोड़ी शराब पी है और गाड़ी नहीं चला सकता। अगर तुम मुझे यहाँ लाए हो तो मुझे वापस लौटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आह, तुम अब भी मुझसे जुड़ी हुई हो, थाम बोई जुएन ने कहा और पहले बाहर चले गए। ट्राम के लिए टैन नहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर थाम बोई जुएन कार के किनारे चले गए। उन्होंने कार को अनलॉक किया। कार की हेडलाइट्स जल गईं। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। उसने जानबूझकर उसे यह भी याद दिलाया, तुम दोनों पिछली सीट पर बैठो। ट्राम पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठने ही वाला था जब उसने थाम बोई जुएन की बातें सुनी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम्हें अब भी कुछ कहने की जरूरत है? मैं आपके बगल में नहीं बैठना चाहता, थाम बोई जुएन ने कहा। उस रवैये को देखो, मेरा एक शब्द और आपका एक शब्द भी टैन नहा को घर में जो कुछ हुआ था उससे बाहर नहीं निकाल सके। बिना किसी अभिव्यक्ति के कार में बैठने के बाद ट्राम सांत्वना के कोई शब्द नहीं बोल सका। वह केवल उसका हाथ कसकर दबा सकता था। थाम बोई जुएन तुरंत दूर चला गया। उसकी आंखें अविचल थी। उसे डर था कि वह उसके पीछे के दो लोगों को परेशान करेगा। तान ना ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझा, आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ट्राम ने अपने होंठ काटे। जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी दादी से बात करूंगा। एक बार यह तय हो जाए तो मैं तुरंत शादी का पंजीकरण कराऊंगा। मैं गंभीर हूँ। हम सिटी सी में रहेंगे। आपकी नौकरी अभी भी वही है। ट्राम हर जगह तन नहा के बारे में सोचती है। टैन नहा को यह भी पता था कि टू ट्राम उसके लिए सबसे अच्छा चाहती थी। उसे यह भी उम्मीद थी कि वह टू ट्राम की दादी से आसानी से बात कर सकेगी। उसने इसे अपने दिल में रखा और उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अध्याय 1284। उसने ट्राम के हाथ को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं कुछ दिनों के लिए सिटी बी में रहूंगी। जब मैं खाली हो जाऊंगी तो तुम्हें ढूंढ लूंगी। समय वह ट्राम के प्रति भी नरम महसूस करती थी, यह जानते हुए कि उसका मन इस समय बहुत उलझन में था। उसके और उसकी दादी के बीच फंसने के कारण उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह उसके लिए कितना मुश्किल था। कुछ देर बाद कार अस्पताल के सामने रुकी तो ट्राम ने कहा, मैं यहाँ हूँ। तान ना बिना हिले स्थिर बैठी रही। मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगी। ट्राम ने सिर हिलाया। यह सच है कि अभी सही समय नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह समस्या का समाधान पूरा न कर ले और आप दोनों फिर से मिलें। ट्राम कार से बाहर निकली और थाम बोई जुएन से कहा, थोड़ी धीमी गति से गाड़ी चलाओ। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। टू ट्राम के जाने के बाद थाम बोई जुएन ने कार स्टार्ट की। टैन ना ने टू ट्राम की पीठ की ओर देखा जब तक कि वह आकृति गायब नहीं हो गई। जब उसकी दृष्टि वापस आई तो उसने देखा कि उनके पीछे एक कार थी। खिड़की से वह देख सकती थी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति। यह एक महिला है और यह बहुत परिचित लगती है। मिस्टर जुएन, अपने पीछे की कार को देखो। कार? कौन सी कार?
थाम बोई जुएन ने रियरव्यू मिरर से कार के पीछे देखा। जैसे ही उसने देखा, उसे पता चला कि दूसरी कार में कौन बैठा है। इस व्यक्ति को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका चेहरा और भी भद्दा हो गया। टैन ना ने पूछा, क्या यह व्यक्ति जानबूझकर आपका पीछा कर रहा है? शायद नहीं, थाम बोई जुएन ने कहा। उसे लगा कि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। उसे मेरा अनुसरण क्यों करना है? टैन ना ने उसके पीछे देखा। यह भीड़ का समय नहीं था, सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। थाम बोई जुएन की ड्राइविंग गति तेज नहीं थी, लेकिन दूसरी कार और भी धीमी गति से चल रही थी। सामान्य परिस्थितियों में तो दूसरी कार गुजर गई होगी काफी समय पहले। यदि यह ट्रैकिंग नहीं है तो क्या है? मैं जो देख रहा हूँ वह नहीं है जो आपने कहा था। ऐसा लगता है कि आपका व्यवसाय अभी खत्म नहीं हुआ है। टैन ना इसी तरह की चीज से गुजरे और इसके कारण पीड़ित हुए। मुझे उम्मीद नहीं है आप टू ट्राम की तरह समाप्त हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो टैंग डू को नुकसान होगा। थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया, हमने स्पष्ट रूप से बात की। वह भी सहमत थी। उसका और मेरा भी ब्रेकअप हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। क्या ऐसा है? तान नहा ने सिर हिलाया। थाम बोई जुएन के व्यक्तित्व के आधार पर वह संभवतः डबल क्रॉसिंग जैसा शर्मनाक कार्य नहीं करेगा। थाम बोई जुएन ने गैस पेडल पर कदम रखा। दो लोगों की कार तेज होने लगी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। थाम बोई जुएन ने दिशा बदल दी और टोंग नहा हिन्ह की कार भी चल पड़ी। अब यह कोई संयोग नहीं होना चाहिए। यह सड़क वह सड़क नहीं है जिससे वह संयोगवश गुजर सकती है। उसका घर शहर के दक्षिणी भाग में है और यह उत्तरी भाग में है। दो पूरी तरह से विपरीत दिशाएं हैं। थाम बोई जुएन भी झिझकने लगे। अगर वह बाद में विला लौट आए और उसकी और तांग डू की मुलाकात करा दी तो यह पर्याप्त नहीं होगा। थाम बोई जुएन ने तेजी से गाड़ी चलाई। उसने तेजी से बचाव भी किया। यदि यह पहले ट्रैकिंग नहीं कर रहा था तो अब क्या होगा? जब थाम बोई जुएन तेजी से चला तो वह भी तेज थी। जब वह धीमा था तो वह भी धीमी हो गई, बस उनका अनुसरण करते हुए चली नहीं गई। भाई जुएन, क्या आप इसे नहीं संभालेंगे? यह कोई तरीका नहीं है। टैन नहा को यह उम्मीद नहीं थी कि वह थाम बोई जुएन को टू ट्राम के नक्शेकदम पर चलते देखेंगे। ऐसे तीन तरफा रिश्ते में जो व्यक्ति सबसे अधिक आहत होता है वह सबसे निर्दोष व्यक्ति होता है। वह टैंग डू को सिर्फ एक और लड़की बनते नहीं देखना चाहती। थाम बोई जुएन ने कार को सड़क के किनारे खींच लिया। उसके तुरंत बाद उन दोनों के पीछे चल रही कार भी रुकी और तान नहा से बात करने के लिए मुड़ी और कहा, तुम बस कार में रहो और मेरा इंतजार करो। टैन नहा ने सिर हिलाया। वह अपने लिए और अधिक परेशानी पैदा करने के लिए वहां नहीं जाएगी। अध्याय 1285। थाम बोई जुएन ने कार के दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकलकर सीधे दूसरी कार की ओर चल पड़े। इस समय कार में बैठे टोंग नहा हिन्ह ने थाम बोई जुएन को कार रोकते हुए देखा और जब उन्होंने थाम बोई जुएन को इस तरफ से गुजरते देखा तो वह अभी भी भ्रमित थे। उसे अचानक अपने दिल में बेहद जरूरी महसूस हुआ। क्या उसे पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा था? थाम बोई जुएन करीब और करीब आ गई, जिससे वह तनावग्रस्त हो गई। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए उसके हाथ अनजाने में कड़े हो गए। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था जैसे कि वह बाहर कूदना चाहता हो। मैं पहले से ही कार के दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। दस्तक दस्तक। थाम बोई जुएन ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। टोंग नहा हिन्ह ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और फिर कार की खिड़की खोली और नीचे फिसल गई। उसने अपनी सबसे स्वाभाविक मुस्कान लाने की कोशिश की। क्या हो रहा है? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? थाम बोई जुएन हमेशा ऐसे ही होते हैं।
इधर उधर की बातें नहीं करते बल्कि सीधे विषय पर आते हैं। आप और मैं संयोग से एक ही रास्ते पर चले, आप इसे पीछा करना कैसे कह सकते हैं? टोंग ना हिन्ह ने निर्दोष होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह बेहद डरी हुई थी। जब उसने थाम बोई जुएन के फोन पर भेजा गया संदेश देखा, तो वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि वह महिला कैसी थी और शायद थाम बोई जुएन जैसे जिद्दी आदमी ने उस लड़की का नंबर अपने फोन पर सेव किया था। प्यारी बच्ची, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि थाम बोई जुएन की पिछली ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सिर्फ दिखावा थी, लेकिन वास्तव में वह एक इश्कबाज है? प्यारा बच्चा। हाँ हाँ, संयोग से उसकी मुलाकात थाम बोई जुएन से हुई। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, उसने पास में थाम बोई जुएन की कार खड़ी देखी और उसने उसमें एक महिला को भी देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति टू ट्राम की प्रेमिका है, लेकिन बाद में उसने टू ट्राम को कार से बाहर निकलते हुए देखा जबकि दूसरी महिला अभी भी वहीं थी। इसीलिए उसे शक हुआ कि थाम बोई जुएन की कार में मौजूद महिला वही व्यक्ति थी जिसका नंबर उसने अपने फोन में क्यूट बेबी के रूप में सेव किया था। क्या तुम्हारा घर यहीं पास में है? जहां तक मैं जानता हूँ, उत्तरी क्षेत्र में आपका कोई मित्र भी नहीं है। टोंग ना हिन्ह ने अपने होंठ भींच लिए। वह जानती थी कि वह अब जो भी कहेगी उस पर वह विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने निश्चित रूप से अब दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने दरवाजा खोला, कार से बाहर निकली, सीधे उसकी कार की ओर इशारा किया और पूछा, आपकी कार में कौन महिला है? थाम बोई जुएन का चेहरा ठंडा था। इससे आपका क्या लेना देना है कि वह कौन है? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। यह जानने को उत्सुक हूँ कि वह किस तरह की महिला है जो मुझसे किसी को चुरा रही है। क्या यह ठीक है? टोंग ना हिन्ह ने गर्वित चेहरे के साथ कहा। अब वह पहले जैसी स्मार्ट और प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं दिखती हैं। थाम बोई जुएन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, हम अलग हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरा किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं है। टोंग ना हिन्ह ने अपने होंठ काटे। थाम बोई जुएन, झूठ मत बोलो। अगर तुम मुझे पहले पसंद नहीं करती थी तो डेट के लिए क्यों राजी हुई? यह सही है, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद नहीं करता। वह समझौता पूरी तरह से गलत था। थाम बोई जुएन ने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने चेतावनी दी, मुझे कार में मौजूद लड़की से कोई लेना देना नहीं है। वह व्यक्ति ट्राम की प्रेमिका है, उसके साथ कोई बुरी योजना न बनाएं। टोंग ना हिन्ह गुस्से से कांप उठी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? क्या ट्राम की प्रेमिका उसकी कार में बैठी है, हर जगह उसके साथ घूम रही है? क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा? इससे पहले, जब वह थाम बोई जुएन के साथ दोस्त थी, तब वह एक बार उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया था। उस समय टोंग ट्रियन बाख लैम टूला लेकर आए, वह उसे लेकर आए। केवल टू ट्राम अकेले आई। इसके अलावा तब से उसने कभी टू ट्राम की कोई प्रेमिका होने के बारे में नहीं सुना। उस महिला की रक्षा करने के लिए आपने झूठ बोला और कहा कि वह ट्राम की प्रेमिका थी। क्या आप में भी ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत है? मैंने सब कुछ कह दिया है। चाहे आप विश्वास करें या न करें, यह आपका काम है। वैसे भी हम खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उसके बालों का एक कतरा भी छूने की हिम्मत की, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपना सिर उठाने में असमर्थ कर दूंगा। बोलने के बाद थाम बोई जुएन घूमे और कार में बैठ गए। यह महिला अपनी माँ से काफी मिलती जुलती है, बेहद परेशान करने वाली और जोंक की तरह खूबसूरत है। यदि आप बात करना जारी रखेंगे तो यह इस मामले को और अधिक जटिल बना देगा। वह अभी भी हमेशा के लिए चिपक जाएगी और जाने नहीं देगी, हमेशा के लिए काटेगी और जाने नहीं देगी। उन्होंने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा और फिर भी समझ नहीं पाया। टोंग ना हिन्ह निर्देशक टोंग की बेटी थी,
तो उनका व्यक्तित्व उनसे इतना अलग क्यों था? उनके पिता का व्यक्तित्व उनकी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। थाम बोई जुएन कार में लौटे। तान नहा ने उनके चेहरे की ओर देखा। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्या आपने बात करना समाप्त कर लिया? थाम बोई जुएन चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। अध्याय 1286। भाई जुएन, आपको निर्णायक होना चाहिए। दो में से एक को चुने। कोई झिझक नहीं, कोई झिझक नहीं। पुरुष बहुत अजीब होते हैं। काम संभालते समय वे बहुत चतुर, स्पष्टवादी होते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर भी जब प्यार और महिलाओं की बात आती है, तो वे बिल्कुल बेवकूफों की तरह होते हैं। वह बहुत डरी हुई थी कि थाम बोई जुएन मूर्ख होगा और गलती करेगा। थाम बोई जुएन ने इंजन चालू किया और कहा, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो ऐसा करेगा? टैन नहा मुस्कुराए। यह अलग है, मिस्टर थाम ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। टोंग नहा हिन इस समय भी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने कार को तेजी से भागते हुए देखा और वह इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा बैंगनी हो गया और उसने अपने पैर पटक कर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। यदि यह उड़ जाए तो क्या आप क्रोधित नहीं हो सकते? अब वह किसी अन्य महिला की इस हद तक रक्षा कर सकता है। अचानक एक सुखद गाना बज उठा। यह टोंग नहा हिन का फोन रिंगटोन था। वह कार में पीछे झुकी, अपने बैग से फोन निकाला और कॉल बटन दबाया। हाँ, नहा हिन्हा, क्या तुम कुछ जानती हो? टोंग नहा हिन को कुछ समझ नहीं आया और उसने फिर पूछा, क्या पता है? यह टैंग डू की समस्या है। वह स्कूल वापस आ गई है। जैसे ही गवर्नर की बेटी ने अपने पिता से यह खबर सुनी, उसने तुरंत टोंग नहा हिन को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया। टोंग नहा हिन का पूरा शरीर जम गया। टैंग डू वापस आ गया है? तो क्या थाम बोई जुएन के शब्द अभी सच हैं? उसकी कार में बैठी महिला का वास्तव में उसके साथ कोई संदिग्ध रिश्ता नहीं था। वह मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहता था और यहाँ तक कि मेरे अतीत में बुरी बातें भी खोदना चाहता था। यह सब टांग डू की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। टोंग नहा हिन का पूरा शरीर क्रोध और आक्रोश से कांप रहा था। क्रोध उसे अंदर तक जला रहा था। उसने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि यह उसके और थाम बोई जुएन के लिए काम करेगा। अब वह अचानक वापस क्यों आ गई? उससे क्या चाहिए? क्या वह टोंग नहा हिन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? जितना अधिक टोंग नहा हिन ने इसके बारे में सोचा, उसे उतना ही अधिक गुस्सा आया। मुझे पता है, उसने अपना गुस्सा दबा दिया और शांति से काम लेने की कोशिश की। फोन के दूसरी तरफ प्रिंसिपल की बेटी मुस्कुराई। मैं बस आपको इसके बारे में सूचित करना चाहती हूँ। वैसे आपका और थाम बोई जुएन का ब्रेकअप क्यों हुआ? लेकिन फिर भी जाने दो, टोंग नहा हिन्हा, इस दुनिया में अभी भी कई पुरुष हैं। हालांकि यह सच है कि थाम बोई जुएन बहुत उत्कृष्ट हैं, लेकिन उनके अलावा भी हैं कई बेहतर लोग। वह आपसे प्यार भी नहीं करता। प्रिंसिपल की बेटी को भी लगता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर आप प्यार नहीं करते तो इसे जाने देना ही बेहतर है। टोंग नहा हिन की शांत आवाज सुनाई दी। मुझे पता है, तो फिर इसे बंद कर देते हैं। फोन काला हो गया। टोंग नहा हिन्हा जलते गुस्से के साथ कार में बैठी और चली गई। थाम बोई जुएन ने कार वापस विला की ओर चला दी। इस समय हर कोई सो रहा था। रसोई साफ कर दी गई थी और टोंग खाई फोंग टोंग नगोन हाय को अपना होमवर्क करने का निर्देश दे रहे थे। थाम बोई जुएन रसोई में चली गई और उसने टांग डू को फल काटते हुए देखा। हालांकि वह अभी कुछ समय पहले ही विला में आई थी, लेकिन वह कुछ ही दिनों में यहाँ के जीवन में शामिल होने में सक्षम हो गई थी। भोजन समाप्त करने के बाद आपको फल के साथ मिठाई अवश्य खानी चाहिए। वह एक बड़ी माँ के साथ पली बड़ी थी, जिसका परिवार बहुत अमीर नहीं था। इसलिए अपनी माँ की परेशानियों से बचाने के लिए वह हमेशा सारा काम खुद ही करती थी।
टैंग डू ने थाम बोई जुएन को आते देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या ट्राम और सुश्री टैन के बीच झगड़ा हुआ? जब टू ट्राम ने तान नहा को उसे विदा करने के लिए कहा, तो तान नहा का इरादा मना करने का था। हमेशा की तरह, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या वे दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे और हमेशा एक साथ समय बिताना नहीं चाहेंगे? ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच भावनाएं थी। थाम बोई जुएन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर तांग डू को छिपाना चाहते थे, लेकिन टू ट्राम और तान नहा के बीच रिश्ते में इतना अंतर था क्योंकि तान नहा के बच्चे नहीं हो सकते थे। यह उनका निजी मामला था, इस पर चर्चा नहीं कर सका या तांग डू से कह नहीं सका। तो उसने बस इतना कहा, उम्मा, ऐसा लगता है जैसे वह गुस्से में है। टैंग डू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह भी बहुत समझदार थी, इसलिए उसने बातचीत जारी नहीं रखी और मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल वापस जाऊंगी। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया, फिर उसके सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। सीखने की कोशिश करो। अपने कार्यों के कारण टैंग डू को बहुत स्वाभाविक महसूस नहीं हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि वह घर में बच्चों और पोते पोतियों को पढ़ा रहे एक वयस्क की तरह था, खासकर जब उसने एक बच्चे को सांत्वना देते हुए उसके सिर को थपथपाया। डॉन, उसे थपथपाओ, तुम्हारा सिर भी। अध्याय 1287। थाम बोई जुएन का दिल थोड़ा कांप गया। क्या मेरी हरकतों से उसे बुरा लगा? उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और व्याकुलता से समझाया, तांग डू, मेरा इरादा यह नहीं था। क्या आप मुझे बच्चा समझते हैं? इससे पहले कि वह समझाता, तांग डू ने बीच में आकर पूछा। उसने उसकी सावधानी और चिंता पर ध्यान नहीं दिया। थाम बोई जुएन ने देखा कि जिस बात को लेकर वह चिंतित था, उससे वह नाराज नहीं थी, इसलिए उसने राहत की सांस ली। आप स्वाभाविक रूप से एक बच्चे हैं। थाम बोई जुएन, टैंग डू ने अपनी छाती थपथपाई, मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, लेकिन मैं अभी वयस्क नहीं हूँ। तो तुम्हें एक बच्चे से प्यार है? टैंग डू ने अपना माथा पकड़ लिया, गुस्सा भी आया और खुश भी। यह आदमी इतना मूर्ख क्यों है? इसे यह भी नहीं समझ आता कि अपनी प्रेमिका को कैसे छेड़ा जाए। थाम बोई जुएन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। पूरे सत्र के दौरान मुझे एक और विषय मिला। आप क्या जोड़ते हैं? तांग डू, जो फल काट रहा था, ने उसे यह पूछते देखा तो उसने अनानास अपने हाथ में उठा लिया। अनानास? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? थाम बोई जुएन, 8230। उसने यह स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया कि वह मूर्ख था। वह सिर्फ विषय बदलना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नया विषय केवल 2 वाक्य कह सकता है और फिर रुक सकता है। उसे इस तरह देखकर तांग डू मुस्कुराया, फल का एक टुकड़ा लिया और उसके मुंह में लाया। इसे आजमाएं। थाम बोई जुएन, जो अभी भी थोड़ा कठोर था, ने काटने के लिए अपना मुंह खोला। तांग डू ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह स्वादिष्ट है? मिठाई? थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया। टैंग डू ने देखा और देखा कि उसके होंठ चबाने की लय में हिल रहे हैं। इधर उधर देखने पर, किसी को न देखकर, वह उसके होठों को हल्के से चूमने के लिए दौड़ी, फिर मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए पूछा, क्या आप अधिक मीठे हैं या फल अधिक मीठा है? थाम बोई जुएन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके होठों ने अभी भी उसके होठों की गर्माहट बरकरार रखी है। कोमल एहसास अभी तक गायब नहीं हुआ था। जब उसके होठों ने उसके होठों को छुआ, तो उस पल उसका दिल अचानक जोर से उछल पड़ा और अभी भी नहीं रुका है। वह पूरे समय हकलाता और हकलाता रहा, फिर भी अवाक रहा। टैंग डू को उसे भ्रमित देखना और न जाने क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था। थोड़ा बेवकूफी भरा, थोड़ा मजाकिया। मैंने खाना खत्म कर लिया है। टैंग डू ने कटे हुए फलों की प्लेट ट्रे पर रख दी। जिस तरह से उसने इसे प्रस्तुत किया वह बहुत परिष्कृत था,
क्योंकि उसने पहले कई नौकरियां की थीं, जिसमें एक रेस्तरां के लिए शेफ के रूप में काम करना भी शामिल था। साथ ही यहाँ की प्लेटें बहुत परिष्कृत हैं, इसलिए यह और भी अधिक आकर्षक है। थाम बोई जुएन ने कहा, आप बहुत सी चीजें जानते हैं। तांग डू ने चिढ़ाया और कहा, क्या तुम बहुत अच्छे नहीं हो? थाम बोई जुएन को स्पष्ट रूप से पता था कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे जल्दी बड़ा होना होगा और अपने साथियों की तुलना में अधिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना होगा। उसने उसके चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया, थोड़ा दुखी होकर कहा, अब से मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। टैंग डू ने दृढ़ता से सिर हिलाया, मुझे तुम पर भरोसा है। वाह वाह, तुम दोनों सच में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। क्या किसी और के घर में ऐसा होना ठीक है? तान नहा रसोई के दरवाजे के सामने झुक गई, उसकी छाती के सामने बाहें पार हो गई, मुस्कुरा रही थी और दो लोगों को चिढ़ा रही थी। थाम बोई जुएन ने तान नहा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तुम्हारा स्वर ट्राम जैसा क्यों लगता है? ट्राम का जिक्र करते हुए टैन नहा ने और कुछ नहीं कहा, तुरंत पलटी और चली गई। टैंग डू हंसा। चलो वहां बाहर चलते हैं। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया। हर कोई इस फल का कुछ स्वाद चखें। टैंग डू और थाम बोई जुएन दोनों ने फलों की प्लेट उठाई और चाय की मेज पर रख दी। सभी लोग वहीं बैठकर बातें कर रहे थे और एक साथ फल खा रहे थे। मुझे भी खाना है, प्लीज रुको। टोंग गोन हाय ने भी भागने का बहाना बनाया। दरअसल उसे लिखना सीखने में कठिनाई हो रही है। अभ्यास करने में उसे इस हद तक कठिनाई हो रही है कि उसके हाथ दुखने लगे हैं। शिक्षक ने टोंग नगोन थान को जो होमवर्क सौंपा था वह पूरा हो चुका था, केवल लड़की ने उसे लिखना पूरा नहीं किया था। अध्याय 1288। टोंग खाई फोंग भी अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह भी सहमत हो गया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर से लिखते हैं। धन्यवाद। टोंग गोन हाय ने टोंग खाई फोंग की गर्दन को गले लगाया और उसे चुमा। टोंग खाई फोंग धीरे से मुस्कुराया। इसी समय दरवाजे की घंटी फिर से बजी। तान नहा दरवाजे के पास खड़ी थी और बोली, सभी लोग कृपया बैठें, मैं दरवाजा खोलूंगी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला व्हीलचेयर पर बैठी है। 8221। मुख्य बात यह है कि वह व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को जानती है। ट्राम की दादी कोडोट, वह यहाँ क्यों आई? टैन नहा का रूप बदल गया। बुढ़िया ने उसे टैन नहा के रूप में नहीं पहचाना। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह इस लड़की से पहले कभी नहीं मिली थी। तान नहा को अचानक समझ नहीं आया कि वह कैसे उत्तर दे। क्या कहें? कहें कि आप टैन नहा हैं या कहें कि आप नहीं हैं? थाम बोई जुएन आगे बढ़े, बुढ़िया को देखा, वह मुस्कुराए। आप यहाँ क्यों हैं? बुढ़िया की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने कहा, मैं तुम्हें और कान्हाओं को खोजने आई थी। थाम बोई जुएन ने व्हीलचेयर का हैंडल उठाया और पूछा, क्या हुआ? बुढ़िया ने आह भरी। क्या यह उस बच्चे की वजह से ट्राम के लिए नहीं है? मैं मौत तक गुस्से में हूँ। जैसे ही बुढ़िया ने ट्राम के टूटे हुए रूप के बारे में सोचा, उसे तुरंत लगा जैसे वह अब और नहीं रह सकती। क्या उसने तुम्हें अभी तक बुलाया है? बुढ़िया ने पूछा। उस समय उन्होंने जोर जोर से बहस की। ट्राम गुस्से में चली गई। बुढ़िया को ट्राम की चिंता थी, लेकिन वह उसकी बातें स्वीकार नहीं कर सकी। नहीं, क्या हुआ? थाम बोई जुएन ने तान नहा की ओर देखा और पूछा। उसने अचानक उससे कहा कि वह पिता नहीं बनना चाहता और उसे बच्चे पसंद नहीं हैं। मुझे बताओ, क्या वह पागल है? थाम बोई जुएन ने वृद्ध महिला को मुख्य दरवाजे से बाहर धकेल दिया और तान नहा को कमरे में छोड़ दिया। बुढ़िया ने अभी जो कहा, तान नहा ने सब कुछ सुना। उसके दिल में वह पहले से ही जानती थी कि बुढ़िया यहाँ किस लिए आई थी।
निश्चित रूप से मुझे आशा है कि टोंग ट्रियन बाक और थाम बोई जुएन ट्राम को सूचित कर सकते हैं। वह नहीं जानती थी कि अगर वह नहीं गई तो बुढ़िया क्या कहेगी। बेहतर होगा कि वह उसका अनुसरण न करती। थाम बोई जुएन ने बुढ़िया को विला के फव्वारे के पास धकेल दिया क्योंकि वह कमरे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि तान ना सुन लेगा। कमरे में कई लोग थे। उसे यह भी डर था कि वे गलती से सब कुछ कह देंगे और बुढ़िया को पता चल जाएगा कि जिसने अभी दरवाज़ा खोला था वह तान नहा था। दरअसल भले ही उसने बुढ़िया की सारी बातें नहीं सुनी, फिर भी वह मोटे तौर पर जानता था कि क्या हुआ था। नहीं तो इस बुढ़िया के शरीर के साथ वह आधी रात को इस तरह विला में कैसे आ सकती थी। बुढ़िया ने थोड़ी देर आह भरी। क्या आप जानते हैं कि टू ट्राम में क्या खराबी है? मैंने पहले कभी उसे यह कहते नहीं सुना कि उसे बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे भविष्य में होने वाले बच्चे से अभी भी बहुत उम्मीदें हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया। जब उसने उससे जल्दी से बच्चे पैदा करने के लिए कहा, तो वह विशेष रूप से अपने बच्चों के विरोध में था। वह समझ नहीं पा रही थी और नहीं जानती थी कि क्या करे। बोई जुएन, मुझे बताओ, क्या उसे कुछ हुआ है? इतनी शांतिपूर्ण चीज अचानक ऐसी क्यों हो गई? थाम बोई जुएन को यह भी नहीं पता था कि बूढ़ी महिला को कैसे सलाह दी जाए। आजकल इस समाज में वास्तव में कई युवा लोग हैं जो बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। अन्य लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वृद्ध महिला ने उत्तेजित होकर उसे रोका और कहा, ऐसा नहीं है कि आप उसकी स्थिति नहीं जानते हैं। मेरे परिवार में वह केवल मेरा पोता है। यदि वह टू परिवार को विलुप्त कर देता है, तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ? थाम बोई जुएन ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। बुढ़िया ने थाम बोई जुएन की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें कुछ पता है ना? अध्याय 1289। मुझे नहीं पता, बोई जुएन, बुढ़िया ने उसे फिर से टोका। पिछले कुछ दिनों से मुझे सिरदर्द हो रहा है। अब मुझे धमकाने में ट्राम की मदद मत करो। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या उसे टैन ना मिला? अन्यथा वह वास्तव में यह नहीं समझ पाती कि टू ट्राम इतना असामान्य क्यों है। क्या वह अब ट्राम के बच्चों को जन्म नहीं देना चाहता? बुढ़िया ने अनुमान लगाया। थाम बोई जुएन वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या कहें। आपका शरीर ठीक महसूस नहीं कर रहा है। मैं आपको वापस अस्पताल ले जाऊंगा। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे, तो मैं नहीं जा सकता। बुढ़िया का रवैया बहुत दृढ़ था। थाम बोई जुएन असमंजस में थे। उन्होंने अपना फोन निकाला और ट्राम को कॉल करने ही वाले थे, लेकिन इसी समय टैन नहा आ गए। मिस्टर जुएन, कृपया अपने कमरे में वापस जाएं। मुझे आपसे बात करने दीजिए। थाम बोई जुएन पास आए और उसे एक तरफ खींच लिया। मुझे इसे संभालने दो। अपने कमरे में वापस जाओ। तान ना मुस्कुराई। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? एक वाक्य ने थाम बोई जुएन को अवाक कर दिया। ठीक है, अपने कमरे में जाओ। टैन ना मुस्कुराई। अभी वह कमरे में सब कुछ सोच रही थी। उसे देर सबेर इसका सामना करना ही होगा। जब तक वह और टू ट्राम साथ थे, उन्हें इस दादी के दरवाजे से गुजरना होगा। थाम पेई जुएन झिझके। आप इसे संभाल नहीं सकते। महत्वपूर्ण बात मैं हूँ। मैं उससे कहता हूँ। कृपया अपने कमरे में जाएं। टैन ना की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी और बहुत ठंडी भी थी। थाम बोई जुएन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। अगर तुम्हें कुछ करना है, तो मुझे बुलाओ। तन नहा ने कहा। हाँ। थाम बोई जुएन घर में गए। तान नहा बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने उसे घूर कर देखा। छोटी लड़की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो? चाहे वह कैसी भी दिखती हो, वह उससे प्रभावित नहीं थी। उसे यकीन था कि वह इस लड़की से कभी नहीं मिली थी। तान नहा ने सौहार्दपूर्वक कहा, नमस्कार दादी। बुढ़िया थोड़ी उलझन में थी। वास्तव में तुम कौन हो?
क्या तुम मुझे जानते हो? तुमने अपना मुंह क्यों खोला और दादी को बुलाया? तान न्हा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने कई बार सांस ली और छोड़ी। मैं ट्राम की प्रेमिका हूँ। बुढ़िया ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। क्या आप ट्राम की प्रेमिका हैं? तन न्हा ने सिर हिलाया। तो आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते? तो फिर टू ट्राम को बच्चों की आवश्यकता क्यों नहीं है? घर में प्रवेश करने पर थाम बोई जुएन को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने टू ट्राम को बुलाया। सौभाग्य से टू ट्राम ने फोन बंद नहीं किया और तुरंत फोन का जवाब दिया। दूसरा पक्ष बहुत शांत है। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। मैं जल्दी से विला जाऊंगा, थाम बोई जुएन ने कहा। ट्राम का मूड खराब था। वह नहीं चाहता था कि टैन न्हा को उसकी भावनाओं का पता चले। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी दादी यहाँ है। तान न्हा अभी उनसे बात कर रही हैं। ट्राम झील के किनारे एक बेंच पर अकेले बैठकर धूम्रपान कर रहा था। जैसे ही उसने बुढ़िया को विला में आते सुना, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह वहां कैसे पहुंची? व्हीलचेयर पर बैठे हुए। मदद के लिए एक नियंत्रक है, थाम बोई जुएन ने कहा। मैं यहीं होंगी। ट्राम का इंजन बंद किया। कार में बैठे और विला की ओर चल दिए। विला के बाहर बुढ़िया ने तन न्हा को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि रात थी, बाहर रोशनी बहुत तेज थी, दृश्यता भी अच्छी थी। वह तान न्हा की शक्ल साफ देख सकती थी। उसे महसूस होता था कि वह बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसके शरीर पर कोई बहुत अंतरंग एहसास नहीं था, जिससे आभास अच्छा नहीं लगता था। टैन न्हा ने ईमानदारी से सिर हिलाया। यह मैं हूँ। मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। बुढ़िया ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहते? टैन न्हा के उत्तर की प्रतीक्षा करने से पहले उसने फिर कहा, आप ट्राम के साथ संगत नहीं हैं। चलो तुरंत ब्रेकअप कर लें। बुढ़िया ने गुप्त रूप से सोचा कि यह लड़की तान न्हा जैसी कुछ नहीं थी। अध्याय 1290। वह तान न्हा से आधी अच्छी कैसे हो सकती है? टैन न्हा एक समझदार इंसान है, सुंदर और मिलनसार दोनों, और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। अब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ। मुझे अभी भी असहजता महसूस होती है। इस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है और वह ट्राम को जन्म नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी टू ट्राम वास्तव में बच्चे पैदा किए बिना उसके लिए मौजूद रह सकती है। क्या यह पागलपन है? इस महिला की वजह से? बुढ़िया बेहद गुस्से में थी, लगातार हाँफ रही थी। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम परिवार में प्रवेश करना चाहती हो, तो यह मत कहो कि तुम बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। अगर तुम बच्चे को जन्म देना भी चाहो, तो भी मैं नहीं करूँगी। सहमत होना? जन्म देना मेरा काम है, चाहे आप सहमत हो या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राम के पास चला गया और कहा, अस्पताल में होने जैसा दृढ़ रवैया। वृद्ध महिला उसके सख्त रवैये से डर गई थी, इसलिए उसने शारीरिक असुविधा की परवाह नहीं की और एक नर्स को उसे ले जाने के लिए व्हीलचेयर लाने का आदेश दिया। वह आधी रात को विला में आई क्योंकि वह टोंग ट्रियन से पूछना चाहती थी। थाम बोई जुएन ने उन्हें इस पोते को सलाह देने में मदद की। अपने पोते को देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप इस लोमड़ी से मोहित हो गए हैं? टैन न्हा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और ट्राम की ओर देखा जो बहुत दूर से आ रही थी। वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई क्योंकि उसे यकीन था कि थाम बोई जुएन उसे सूचित करेगा। वास्तव में यह अच्छा है। हर चीज के बारे में बात करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाए। यदि बूढ़ी औरत इसे स्वीकार नहीं कर सकती है, तो वह इस जगह को छोड़ देगी, बिना ट्राम को हमेशा बीच में खड़ा किए बिना, जिससे चीजें अजीब हो जाएंगी। ट्राम के लिए, क्या आप तान न्हा को भूल गए हैं? बुढ़िया ने ट्राम को सलाह देने की कोशिश की। आखिरकार वह तान न्हा को पसंद करता था। मैं तन न्हा हूँ। जैसे ही टू ट्राम दो लोगों के सामने चला,
उसने तान नहा को बुढ़िया के सामने यह स्वीकार करते हुए सुना। उसने उसकी ओर देखा, रोशनी की ओर मुंह करके उसके शांत चेहरे को देखा। वह जानता था कि उसकी वर्तमान शांति बिल्कुल उस अभिव्यक्ति की तरह नहीं थी। ट्राम ने उसका हाथ पकड़ा और बुढ़िया की ओर देखा। बुढ़िया थोड़ी असमंजस में थी। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। मिस, आपने क्या कहा? बुढ़िया की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसने उससे झूठ बोला था। ऐसा नहीं है कि वह टैन नहा को नहीं जानती। वह सच कह रही है मैडम, क्योंकि उस अपहरण के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए वह वैसी हो गई जैसी वह अब है। उस विस्फोट के कारण वह अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ट्राम मूल रूप से पहले बुढ़िया को सलाह देना चाहती थी और फिर तान नहा को उसके सामने आकर सब कुछ समझाना चाहती थी। इस तरह बुढ़िया भी स्पष्ट रूप से सोचेगी, इसलिए तान नहा को अब बच्चे पैदा न कर पाने का दबाव सहन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चीजें उसकी योजना के अनुसार विकसित नहीं हुईं, इसलिए उसके पास बुढ़िया को सब कुछ बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उम्मीद थी कि वह बच्चे पैदा करने का जिक्र करना बंद कर देगी क्योंकि तान नहा को बहुत पीड़ा हुई थी। बुढ़िया ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, बस तान नहा को देखती रही जैसे वह उसके चेहरे पर कोई निशान ढूंढना चाहती हो। हालांकि यह बहुत मुश्किल था। उसे अपने अतीत का कोई निशान भी नहीं मिल सका। तुम, क्या तुम सच में बेबी नहा हो? बुढ़िया की आवाज थोड़ी कांप उठी, थोड़ा अविश्वास, थोड़ा आश्चर्य भी। जैसे ही टैन नहा ने हाँ कहने के लिए अपना मुंह खोला, ट्राम ने अचानक बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ, वह टैन नहा है। बुढ़िया ने अपना हाथ हिलाया। बाहर जाओ, मैं सुनना चाहती हूँ कि वह क्या कहती है। बुढ़िया ने सीधे तान नहा की ओर देखा। टैन नहा ने संकोच नहीं किया और कहा, मैं टैन नहा हूँ। बुढ़िया ने अपना मुंह खोला और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। यह अकल्पनीय है। काफी देर बाद बुढ़िया ने तान नहा की ओर हाथ हिलाया। यहाँ आओ, मुझे देखने दो। टैन नहा ने ट्राम का हाथ पकड़ा, बुढ़िया की तरफ चली गई, धीरे से बैठ गई। बुढ़िया कांपते हुए उसके गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ी। यह पूरी तरह से अपरिचित चेहरा था। अध्याय 1291। इतना अजीब कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यह तान नहा थी। आपकी शक्ल सूरत को पूरी तरह से बदलने के लिए चोट कितनी गंभीर होनी चाहिए? यहाँ तक कि आवाज भी अलग है। यह बिल्कुल अलग व्यक्ति की शक्ल है। यह हमारी गलती है। बुढ़िया ने अपनी आंखों के कोने से गीले धब्बे पोंछे। वह हृदय विदारक सदमा था। वह 8211 गवारा नहीं। साथ ही वह हैरान थी। उसका दिल भी साफ था। वह तान नहा थी। वह ट्राम को जानती रही। इस जीवन में बूढ़ी औरत परपोते को गले लगाने का सपना नहीं देखेगी। हालांकि अगर वह विरोध करती है तो बुढ़िया की अंतरात्मा की निंदा की जाएगी। बुढ़िया बहुत भ्रमित और उलझन में थी। आप कब वापस आ रहे हैं? तुम दादी से मिलने क्यों नहीं जाते? बुढ़िया ने अपनी भावनाएं दबा ली। तान नहा ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि वह बोलती, बुढ़िया को तुरंत पता चल गया। क्या यह इसलिए है क्योंकि ट्राम के उस सड़े हुए लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाई है कि तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो? मैं सब कुछ समझता हूँ। बुढ़िया ने तान नहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक तुम ठीक हो तब तक ठीक है। ठीक रहना भी ठीक है। बुढ़िया को वास्तव में उम्मीद थी कि तान नहा सुरक्षित और स्वस्थ होंगी। टैन नहा ने अपने होंठ भींचे। मुझे क्षमा करें। तुम्हारी गलती क्या है? हम तुम्हारे साथ दोषी हैं। बुढ़िया अभी भी नैतिकता समझती थी और स्पष्ट रूप से जानती थी कि उस समय कौन सही था और कौन गलत था। ट्राम ने तान नहा के बगल में बैठकर उसके कंधे को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। दादी, मैं तान नहा के साथ रहना चाहती हूँ।
क्या आप सहमत हैं? बुढ़िया ने अपने पोते की ओर देखा, यह उसे परेशानी में डाल रहा था। यदि बुढ़िया सहमत नहीं है, तो बुढ़िया के पास कोई विवेक नहीं है। तन्हा उनकी वजह से ऐसा है। बिल्कुल। हालांकि वृद्ध महिला इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि तन्हा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन उसे लगा कि अब चिकित्सा बहुत आधुनिक है और इसका इलाज किसी भी समय किया जा सकता है। ट्राम को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ी औरत तन्हा की खातिर इस तथ्य को स्वीकार कर सकती है कि उसके कोई संतान नहीं है। वह बहुत खुश थी। दादी, आप वास्तव में दयालु हैं। ट्राम ने खुशी से बुढ़िया को गले लगा लिया। बुढ़िया दुखी थी। उसने अपने पोते को दूर धकेल दिया और तन्हा से कहा, क्या आप कल मुझसे मिलने अस्पताल आ सकते हैं? तन्हा झिझके और फिर सहमत हुए। हाँ, बुढ़िया ने उसका हाथ थपथपाया। बहुत देर हो गई है, जल्दी आराम करो। तन्हा ने ट्राम की मदद की, जो अभी भी उत्साहित थी, और कहा, धन्यवाद दादी। बुढ़िया ने न तो ट्राम की ओर देखा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उसने दूर खड़ी नर्स से कहा, मुझे पीछे धकेलो। ट्राम ने तुरंत कहा, मैं तन्हा को अंदर ले जाऊंगी। मैं उसे बाद में वापस अस्पताल ले जाऊंगी। तन्हा ने कहा, कोई जरूरत नहीं। कृपया अपनी दादी को वापस भेज दें। अंत में बुढ़िया के हाथ पैर खराब हो गए और उसे कार में बिठाने के लिए किसी की जरूरत पड़ी ताकि ट्राम उस बुढ़िया को ले जाए। ट्राम ने कुछ कहना चाहा। तन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कल फिर अस्पताल में मिलेंगे। बोलने के बाद वह मुड़ी और घर में चली गई। ट्राम पकड़ नहीं सका। उसने सोचा कि यह सही था। उसकी दादी पहले ही सहमत हो गई थी। उनके पास अभी भी कई मौके थे। उसने बुढ़िया को पीछे धकेल दिया। बुढ़िया मन ही मन सोच रही थी कि उसे तन्हा की जांच के लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढना होगा। हालांकि ट्राम अभी भी वृद्ध महिला द्वारा तन्हा को स्वीकार करने की खुशी में डूबा हुआ था और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वृद्ध महिला ने तन्हा को मिलने के लिए अस्पताल आने देना जानबूझकर किया था। 8-2-2-1 दूसरे दिन सुबह सुबह तन्हा अस्पताल गई। उन्होंने अस्पताल जाने के लिए कुछ साफ फल भी खरीदे। खाली हाथ आना अजीब होगा। एक इंसान के तौर पर आपको थोड़ा विनम्र रहना होगा। बुढ़िया पूरी रात सोई नहीं थी। उसके दिमाग में ऐसे पुराने जमाने के विचार घर कर गए थे। वह कैसे कह सकती थी कि वह जाना चाहती है? वह सहमत हो गई क्योंकि उसे लगा कि तन्हा उनके कारण घायल हो गई थी, इसलिए वह सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। इसके अलावा उसे यह भी लगा कि अगर उसके बच्चे नहीं हो सकते तो उसका इलाज किया जा सकता है। अध्याय 1292। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। प्लास्टिक सर्जरी के बाद वह निशान देखने में पूरी तरह असमर्थ हो गई थी। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी बहुत उच्च चिकित्सा प्रतिभा वाले डॉक्टर की आवश्यकता थी। उसे बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास एक बुरा डॉक्टर था। उसने तन्हा को अस्पताल आने के लिए कहा क्योंकि वह चाहती थी कि यहाँ उसका चेकअप हो। यदि आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते तो बस इसका इलाज करें। अब जब मेडिकल तकनीक इतनी विकसित हो गई है तो उनका मानना है कि वह किसी भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं। जन्म देने के लिए संस्कृति पद्धति का उपयोग करना उसके लिए स्वीकार्य है, जब तक यह ट्राम का बच्चा है। यह ठीक है। तन्हा ने दरवाजा खटखटाया। ट्राम ने उसे खोला, यह देखकर कि यह वही थी। उसने तुरंत चीजें उसके हाथ में ले ली और धीरे से पूछा, क्या तुमने खाया? तन्हा ने कहा, मैं खाने के बाद यहाँ आया हूँ। ट्राम ने उसे खींचा, जल्दी अंदर आओ। तन्हा, जल्दी से मेरी तरफ आओ। बुढ़िया ने उसकी ओर हाथ हिलाया। तन्हा आगे बढ़ी। बुढ़िया उसे स्वीकार कर सकी। बेशक वह बेहद आश्चर्यचकित थी। उसके दिल में अभी भी कुछ संदेह थे। आखिरकार वह जानती थी कि वह एक पोता चाहती थी। दादी, हुआ
बुढ़िया ने अपना हाथ खींचा और महसूस किया, तुम्हारा इतना वजन कम हो गया है, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, है ना? तान नहा ने अपनी आंखें नीची की और कहा, सब कुछ खत्म हो गया है। बुढ़िया ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, डरो मत, भविष्य में मैं तुम्हें पाऊंगी। दस्तक दस्तक 8230। इसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया और ट्राम उसे खोलने गई। आम तौर पर सुबह एक डॉक्टर जांच करने आता था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह डॉक्टर नहीं था जो हर दिन बुढ़िया की जांच करता था। ट्राम से पूछा गया, क्या आप हैं? मैं डॉक्टर ट्रान हूँ। डॉक्टर ट्रान, कृपया अंदर आएं। बुढ़िया ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। ट्राम ने बुढ़िया की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह क्या है? उन्होंने डॉक्टर नहीं बदले। जिस डॉक्टर ने वृद्धा की जांच की वह बहुत आधिकारिक और सक्षम था, इसलिए डॉक्टरों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह डॉक्टर ट्रान है, जो प्रजनन क्षमता, बांझपन और कठिन जन्म से संबंधित बीमारियों का इलाज करने में माहिर हैं। उन्होंने उन्हें टैन ना की बीमारी की जांच करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम निश्चित रूप से टैन ना की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बुढ़िया को लगा कि वह टू ट्राम और टैन ना के लिए अच्छी बनना चाहती थी। तान नहा को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सिर से पांव तक गीली ठंडे पानी की बाल्टी दे दी हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनजाने में कई बार खांसी। ट्राम की आंखें भी अचानक भद्दी हो गईं। उसने डॉक्टर ट्रान से रुखाई से कहा, मैं आपकी जांच नहीं करूंगा, धन्यवाद, कृपया चले जाइए। इसकी जांच कैसे नहीं की जा सकती? क्या यह सच नहीं है कि तान नहा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? डॉक्टर ट्रान एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं और चिकित्सा में बहुत अच्छे हैं। शायद वह टैन नहा की बच्चे को जन्म देने में असमर्थता को ठीक कर सकते हैं। बुढ़िया ने तुरंत कहा, मैं भी अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। आप भी जीवन भर बच्चों के बिना नहीं रहना चाहते, है ना? मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उत्साहित मत होइए। अगर वास्तव में बांझपन की समस्या है, तो मैं अब भी आपकी मदद कर सकता हूँ। अब टेस्ट ट्यूब तकनीक बहुत विकसित हो गई है। टैन ना खड़ी हो गई। उसकी अभिव्यक्ति भावशून्य थी और उसने युवा डॉक्टर की ओर देखा। अगर मेरे पास गर्भाशय नहीं है, तो क्या मैं टेस्ट ट्यूब टेस्ट कर सकती हूँ? यह असंभव है। टेस्ट ट्यूब का उपयोग भ्रूण के पोषण की एक विधि है। इसमें मुख्य रूप से मां के शरीर में गर्भाशय के विकास की आवश्यकता होती है। गर्भाशय के बिना जन्म देना असंभव है। जब तक आप किसी और के गर्भ में पल रहे भ्रूण को जन्म देने और उसका पालन पोषण करने के लिए अपना पेट उधार नहीं लेते, तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते। हर बार जब उसने इस मामले का जिक्र किया तो तान नहा उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा जैसे उस पर चाकू से कई बार वार किया गया हो। दर्द असहनीय था। उसने विरोध करने की कोशिश की, बुढ़िया की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दादी, मैं पहले जाऊंगी। मुझे याद है कि मुझे अभी भी कुछ करना है। बोलना समाप्त करने के बाद वह तेजी से बाहर चली गई। ट्राम ने तुरंत उसका पीछा किया। उसने उसका हाथ पीछे खींच लिया। टैन नहा ने उसका हाथ हटा दिया। फिर उसे लगा कि वह बहुत उत्साहित है। उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत असहज महसूस करती थी। इतने सारे लोगों के सामने अपना घाव उजागर होने से वह खुद को बहुत बदसूरत महसूस करती थी। इस दोष के कारण वह बदसूरत हो गई थी। अध्याय 1293। अध्याय 1293। उसने अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया। ट्राम के लिए, मुझे मेरे दूसरे चाचा का फोन आया। उन्होंने कहा कि वहाँ एक जरूरी मामला था। मुझे वापस जाना होगा। कृपया अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखें। अपनी बात खत्म करके वह जल्दी से चली गई। ट्राम आश्वस्त नहीं हुई।
उसने उसका पीछा किया। टैन नहा, पहले मेरा स्पष्टीकरण सुनो। मुझे नहीं पता था कि दादी डॉक्टर को बुलाएंगी। ध्यान मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मूल रूप से मेरे शरीर का दोष है। इसमें मुझे गुस्सा होने की क्या बात है? उसने ठंडी आंखों से टू ट्राम की ओर देखा। दूसरों के सामने मेरी खामियां उजागर होने से मुझे बहुत असहजता होती है। क्या आप इस भावना को समझते हैं? ट्राम ने कहा, मुझे पता है। मैंने हमेशा अपनी दादी को नहीं बताया कि आप तानहा हैं, क्योंकि मुझे डर था कि वह आपके सामने बच्चों के बारे में बात करेंगी, आप पर दबाव डालेंगी। मुझे खेद है, मैंने ऐसा नहीं किया है, इसे अभी तक संभाला है। ठीक है, तानहा ने कहा, वापस जाओ, मुझे सचमुच जाना है। वह खुद को रोने से नहीं रोक सकी। यदि आप इसे हल नहीं करते हैं, या यदि आप इसे हल नहीं करते हैं, तो बस मुझे फोन पर बताएं। मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहती हूँ। मेरे लिए मत देखो अब, मुझे खेद है। उसे परेशान देखकर टू ट्राम भी परेशान हो गई। टैन नहा ने अपने होंठ भींचे और निर्णायक रूप से घूमी और अस्पताल से बाहर चली गई। ट्राम ने उसके चेहरे पर जोर से चुटकी काटी। ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से नरक में गिर गया हो। मैं कल भी कल्पना कर रहा था कि परिदृश्य कितना सुंदर होगा। अपने दिल में वह अभी भी सोच रहा था कि तान नहा को रोमांटिक तरीके से कैसे प्रपोज किया जाए। लेकिन आज वह घूमा और अस्पताल के कमरे में वापस चला गया, यह सुनकर कि उसकी दादी ने डॉक्टर से क्या कहा। दादी तान नहा की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थी। उनके दिल में वह समझती भी थी और नहीं भी समझती थी। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह तान नहा ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। अपने दिल में वह अभी भी थोड़ी सी किस्मत पर भरोसा कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर उसे एक उत्तर दे सकता है जो उसे संतुष्ट करेगा, उसे यह बताने के लिए कि उसने गलत तरीके से सुना था। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पास गर्भाशय नहीं है? डॉक्टर ने सोचा कि बूढ़ी औरत वास्तव में समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, गर्भाशय के बिना। इसका मतलब है कि वह गर्भवती नहीं हो सकती और जन्म नहीं दे सकती। बुढ़िया की पलकें झपकी। इस समय उसे समझ में आया कि ट्राम क्यों भागता रहा। उसने कहा कि वह बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था और उसका रवैया अभी भी बहुत दृढ़ था। इसलिए यह पता चला कि तान नहा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था। मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? गर्भाशय न होना एक लाइलाज बीमारी है, जिसका अर्थ है कि इस जीवन काल में तान नहा अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती, माँ नहीं बन सकती। आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा। डॉक्टर मुड़ा और अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया। बुढ़िया को होश आया और उसने कहा, धन्यवाद। डॉक्टर हंसे, मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। वृद्ध महिला ने दरवाजा बंद होते हुए एकटक देखा, जिससे उसके लिए यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो गया। कोई बच्चे नहीं, इसका मतलब है कि टू परिवार विलुप्त हो जाएगा। उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। ट्राम के पीछे मुड़ने के बाद वह उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया, अपने हाथ उसके घुटनों पर रख दिए, झुक गया और एक शब्द भी नहीं बोला। बुढ़िया भी चुप थी। इस खबर को पचाने का समय आता दिख रहा है। सिटी सी टैन नहा ने शहर भी छोड़ने के लिए सबसे पहला हवाई टिकट बुक किया। वह दोपहर 1 बजे के बाद शहर सी पहुंची और थियू वैन उसे लेने आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, खून का कोई निशान नहीं था। थियू वान तेजी से आगे बढ़ी, यह देखकर कि उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक साधारण बैग था। थियू वान ने अपना हाथ बढ़ाया, अंकल, कृपया इसे मेरे लिए पकड़े। तान नहा ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। दूसरे चाचा, थियू वान ने चिंतित होकर पूछा, क्या आप असहज हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। टैन नहा ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर असहज है, बल्कि यह है कि मेरा दिल असहज है।
अध्याय 1294। थ्यूवान मुस्कुराया और कहा, चलो, दूसरा चाचा तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए तुम्हें पीने के लिए बाहर ले जाएगा। थ्यू अभी भी एक वयस्क व्यक्ति है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी एक बच्चे की तरह है। उसका व्यक्तित्व खुला है, और जब वह बोलता है तो उसका नजरिया हमेशा उदार होता है। टैन नहा जाना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ अकेली रहना चाहती थी। थ्यूवान ने उसे हवाई अड्डे से बाहर खींच लिया। जब आप दुखी होते हैं तो अकेले रहना आपको और भी दुखी कर देता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुश करना सुनिश्चित करूंगा। हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए उसने तान नहा को सड़क के किनारे खड़ी कार के पास रोका। उसने अपना सामान अंदर लाने के लिए पिछला दरवाजा खींचा, फिर तान नहा के बैठने के लिए यात्री दरवाजा खोला। वह ड्राइवर की सीट पर बैठा, कार स्टार्ट की और चला गया। तन नहा ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक बार जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। थ्यूवान ने जानबूझकर इसे छुपाया। टैन नहा ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह हमेशा मुस्कुरा रहा था, लापरवाह दिख रहा था। जब उसके बगल में तान नहा हमेशा सहज महसूस करती है तो वह चिढ़ती है, मैं खुश नहीं हूँ। आज तुम्हें मुझे खुश करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। किस पर आधारित? मेरे आधार पर। मैंने तुम्हें एक बार अंकल कहा था। थ्यूवान मुस्कुराया, केवल आप ही जानते हैं कि मेरे साथ जल्दी से कैसे बात करनी है। मुझे बताओ, क्या वह बच्चा ट्राम तुम्हें धमका रहा है? दूसरे चाचा, क्या आप कृपया उन चीजों का उल्लेख करना बंद कर सकते हैं जिनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? जैसे ही टैन नहा ने टू ट्राम और बूढ़ी औरत के बारे में सोचा, उसका मूड तुरंत भारी हो गया। हे, थ्यूवान ने हंसते हुए कहा, जब तक मैं उससे न मिलूं तब तक रुको, फिर मैं उसे बांध दूंगा, उसे अच्छी तरह से मारूंगा और तुमसे बदला लूंगा। मैंने तुमसे कहा था, मैं इसे अच्छी तरह याद रखूंगा। अब तक मैंने कहा है कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जब ऐसा होगा तो आपका दिल टूट जाएगा। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन दर्द होता है। टैन नहा जानबूझकर उग्र दिखे, बस उसे तब तक मारो जब तक वह विकलांग न हो जाए। थ्यूवान हंसे, आप इसे केवल अपने मुंह से कह सकते हैं। यदि आपने वास्तव में मुझे मारा तो शायद मेरा दिल इतना टूट जाएगा कि मैं रो पड़ूंगा। इसी दौरान कार दुकान के पास रुकी। तान नहा ने पलकें झपकाईं, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर, क्या आप मुझे मेरी उदासी दूर करने के लिए यहीं ले जाना चाहते हैं? थ्यूवान ने अपने कंधे उचकाए, मैं तुम्हें अपने मनोरंजन मंडल में लाया हूँ। मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। टैन नहा ने चिल्लाकर कहा, ऐसा लगता है कि आपका मनोरंजन क्षेत्र बहुत ही कामुक है। इतना लंपट क्या है? आप यह क्या कह रहे हैं कि यह इतना कठोर है? एक अकेले आदमी का जीवन ध्वनि और रूप के बारे में है। क्या आप भाग लेने में रुचि रखते हैं? थ्यूवान ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को थपथपाया और अपना बुरा लड़का वाला रूप दिखाया। टैन नहा ने कार के दरवाजे को धक्का दिया और नीचे चला गया। यदि ध्वनि या सुंदरता है तो आप अकेले इसका आनंद ले सकते हैं। मैं पैसे खर्च करने के लिए दुकान पर जाऊंगा। चाचा, क्या आप भुगतान करेंगे? यदि आप इसे खरीदते हैं तो आप भुगतान करते हैं। जाओ। थ्यूवान ने बड़े भाई जैसा रूप दिखाया और अपना हाथ बढ़ाया। आओ और दूसरे चाचा को खींचो, भागो मत। टैन ना हंसे, मैं अंदर जाकर दौड़ना चाहता हूँ। दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे, न जाने क्या चल रहा था। थ्यूवान उसे भूमिगत मनोरंजन क्षेत्र में ले गई और पूछा, क्या हम चीजें खरीदने नहीं जा रहे हैं? थ्यूवान ने अपना हाथ लहराया, तुम लड़कियां केवल खरीदना, खरीदना, खरीदना जानती हो। क्या तुम थोड़ी प्रगतिशील सोच रख सकती हो? टैन नहा ने चिल्लाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लड़कियों को बस खरीदना, खरीदना, खरीदना पसंद है। लड़कियां मेरी तरह लाइन में लगती हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता।
क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं सिर्फ हाथ हिला दूं, तो हमारा दरवाजा औरतों से भर जाएगा। आप फिर से काट रहे हैं। तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें वहां ले चलूंगा। मनोरंजन पार्क में प्रवेश करते समय सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियां सुनाई दी। विश्वविद्यालय के सभी छात्र यहाँ थे। वातावरण बेहद हलचल भरा था। थ्यू वान स्वचालित मनी एक्सचेंज काउंटर पर गए, स्कैन करने के लिए वीचैट का उपयोग किया और 3 लाख को मनोरंजन पार्क के पैसे में बदल दिया। थोड़ी देर बाद 300 से अधिक का आदान प्रदान हो चुका था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। बहुत जल्द उसकी दोनों जेबें मनोरंजन पार्क में रखे सिक्कों से अलग नहीं थी। सभी धातु से बने थे। लोहा 300 से भी अधिक भारी होता है। वह हंसा और बोला, चलो, मैं तुम्हें वह के मोल खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। अध्याय 1295। अध्याय 1295। 10 नहा 8230। यह तो बच्चों के खेलने का खेल है। अब इसे खेलना कितना बचकाना है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम दोनों, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो? टैन नहा ने कोई हलचल नहीं की। थ्यू वान ने उसे खींच लिया। चूहे मारने के खेल में 2 चांदी के सिक्के खर्च करने के बाद उसने उसके हाथ में हथौड़ा दे दिया। कल्पना करो कि ये चूहे कुचले जा रहे हैं। उन्हें मार डालो। तान नहा ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्यों, तुम इसे सहन नहीं कर सकते? थ्यू वान हंसे। तन नहा ठंड से हंसे। इसे सहन नहीं कर सकते? हम्मा, मेरी तरफ देखो। खेल बहुत तेजी से शुरू हुआ। तान नहा ने दोनों हाथों में हथौड़ा पकड़ रखा था और बल का प्रयोग करते हुए ऊपर उठने वाले प्रत्येक चूहे पर प्रहार किया। थ्यू वान एक तरफ खड़ा हो गया और चिल्लाया, चलो, चलो। एक गेम खेलने के बाद, टैन नहा ने अभी तक नहीं खेला था। उसने थ्यू वान से कहा, दूसरे अंकल, कृपया मुझे 2 और सिक्के दें। मैं एक और गेम खेलना चाहती हूँ। उसने महसूस किया कि चूहे को देखने की प्रक्रिया के दौरान वह थोड़ी घबरा गई थी। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और उसकी चिंताएं तुरंत दूर हो गईं। ठीक है, थ्यू वान ने 2 और सिक्के जोड़े। एक और गेम खत्म करने के बाद उन दोनों ने टॉस बीन, कैच डॉल्स और ड्राइव कार खेली। मनोरंजन पार्क में लगभग हर खेल खेलने के बाद वे खेलते खेलते थक गए थे। इसलिए वे दोनों दूध वाली चाय की दुकान के बगल में दूध वाली चाय पीने चले गए। थियो वान ने पीना समाप्त किया और दूध वाली चाय कूड़े में फेंक दी। हमें घर जाना चाहिए। वह तान नहा को आराम करने के लिए बाहर ले गया, जिससे उसे आराम करने और अपने विचारों पर विश्वास करने की अनुमति मिली। लैमटुला यहाँ नहीं था और उसे स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके जैसा आदमी उसे सांत्वना नहीं दे सकता था। वह केवल ऐसी कुछ छोटी चीजें ही कर सकता था। टैन नहा ने अपनी गोद में कई गुड़िया और एक भालू रखा हुआ था। उसके हाथ में दूध वाली चाय का कप था। उसने सिर हिलाया। उन्होंने पड़ोस छोड़ दिया। पार्किंग स्थल में चले गए। थ्यू वान ने गाड़ी चलाई। 30 मिनट बाद वह तान नहा को उपविभाग के दरवाजे पर ले गया जहां वह रहती थी। इसी समय उपखंड के प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी भी रुकी। 8221। दोनों कारों में सवार लोग लगभग एक ही समय पर उतरे। दोनों पक्षों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। लैमटुला ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तान नहा को हाथ में टेडी बियर गुड़िया का ढेर पकड़े हुए देखा और अचानक पूछा, आप और चाचा कहाँ जा रहे हैं? विदेश में परीक्षण के नतीजे देश के नतीजों से बहुत अलग नहीं थे, इसलिए लैमटुला अब विदेश में नहीं रहना चाहती थी। उसने बच्चे को जन्म देने के लिए घर लौटने का फैसला किया। शहर बी पर लौटने से पहले लैमटुला शहर सी जाना चाहता है। उन्होंने सीधे शहर सी के लिए उड़ान भरी, फिर शहर सी से शहर बी तक जाने की योजना बनाई। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं?
आप पहले से ही वापस क्यों आ गए? तान नहा तेजी से आगे बढ़ी। आपके परीक्षा परिणाम कैसे थे? लैम टू लैप ने अपने होंठ भींचे और शांति से कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे बस पहले बच्चे को जन्म देना होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहती कि दूसरे लोग उसकी चिंता करें। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। तान नहा ने खुशी से उसे बधाई दी। लैम टू लैप मुस्कुराया। आपने अपने दूसरे चाचा के साथ कब शांति स्थापित की? यह प्रश्न पूछते समय लैम टू ला ने जानबूझकर तान नहा की गोद में बैठे बच्चे की ओर देखा। थ्यू वान ने तुरंत समझाया, लड़की अपने प्रेमी से नाराज थी इसलिए उसका मूड खराब था। मैं उसे शौच के लिए बाहर ले गया। लैम टू ला ने तान नहा की ओर देखा और पूछा, क्या आपका टू ट्राम से झगड़ा हुआ? टैन नहा ने अपनी आंखें नीची कर ली। यह अभी भी बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होने के कारण है। इसे हल करना बहुत कठिन समस्या है। थ्यू वान इस कहानी में भाग नहीं लेना चाहता था क्योंकि आखिरकार वह एक आदमी था, इसलिए यह बहुत उचित नहीं था। आप पहले जाएं। उसने कार का दरवाजा खोला। तान नहा पीछे मुड़ा और निर्देश दिया, थोड़ा धीरे चलाओ। चिंता मत करो। थ्यू वैन की कार में चढ़ने की गति रुक गई। उसने टोंग ट्रियन बाग की ओर देखा। आप लोग कितने दिनों तक यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? 2 दिन। टोंग ट्रियन बाग कार के सामने चले गए। अध्याय 1296। तो फिर तुम दोनों आज आराम करो, कल हम साथ खाना खाएंगे, थ्यू वान ने कहा। टोंग ट्रियन बाग ने उत्तर दिया, ठीक है, तो कृपया पहले जाए। थ्यू वैन कार में बैठी। टोंग ट्रियन बाग लाम टू ला की ओर चला गया। चलो पहले अंदर चलते हैं। टैन नहा ने सिर हिलाया। मैं बात करने में इतना व्यस्त था कि भूल ही गया। आप अभी अभी विमान से उतरे हैं, थके हुए होंगे। आप दोनों को पहले आराम करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपके कमरे की चादरें बदली थी। जब आप घर पहुंचे तो आप दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। लैम टू लैप मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। क्या तुम्हें अब भी मेरे प्रति विनम्र रहना होगा? तान नहा ने दुखी होने का नाटक किया। वह आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। लैम टू ला पीछे खड़ा हुआ और मुस्कुराया। घर में प्रवेश करते हुए तान नहा जूते बदलने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गईं और फर्श पर रखने के लिए 2 जोड़ी जूते निकाले। घर में जाकर उसने पूछा, क्या तुमने अभी तक खाना खाया? क्या तुम दोनों को कुछ खाने को चाहिए? लैम टू ला ने कहा, कोई जरूरत नहीं। घर पर गर्म पानी नहीं था, इसलिए तान नहा को पानी उबालना पड़ा। रेफ्रिजरेटर में दूध और जूस है, क्या मैं कुछ डाल सकता हूँ? मैं फलों का जूस पीता हूँ। लाम टू ला सोफे पर बैठ गया। टैन नहा ने रेफ्रिजरेटर खोला, एक गिलास जूस डाला, फिर टोंग ट्रियन बाग से पूछा कि वह क्या पीना चाहता है। उन्होंने लैम टू लैप जैसा जवाब दिया। टैन नहा ने 2 गिलास जूस डाला और उन्हें बाहर ले आई। वह अपने बगल वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई और लैम टू लैप को ट्रांग खान गुएट की जेल से रिहाई के बारे में सूचित किया। लैम टू लग जूस का गिलास पकड़े हुए थी। जब उसने यह सुना तो वह रुक गई और उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? टैन ना हंसे। आप इस बारे में मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? लैम टू लैप थोड़ा उत्साहित था। यह सचमुच एक अच्छी बात थी। उसने टोंग ट्रियन बाग का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ बाहर हैं। मैं बहुत खुश हूँ। माँ और बेटी कई वर्षों तक जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करती रही हैं। बेशक दोनों के बीच प्यार बेहद गहरा है। खून का रिश्ता दोस्ती का ही एक प्रकार है। उसके और उसकी दादी के बीच का प्यार कभी कभी खून बांटने वाले लोगों के बीच के प्यार से भी अधिक होता है। यह टोंग ट्रियन बाग के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इस समय लैम टू लैप को भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे दिलासा दे सके। भले ही वह हमेशा दिखावा करती थी कि कुछ भी गलत नहीं था, वह जानता था कि उसके दिल में बहुत सारी चिंताएं थी।
अब जब ट्रांग खान गुएट वापस आ गया है तो इससे उसे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। टोंग ट्रियन बाक ने धीरे से गुनगुनाया। आह, अभी भी कुछ है। तान ना ने ट्रिन डक ऑन के बारे में बात की जो यहाँ आना चाहता था। हमने पहले हुआंग वान के बारे में बात की थी, यहाँ कारखाने के बारे में बात की थी। हुआंग वान ट्रिन परिवार से हैं। ट्रिन डुक ऑन इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यदि वह आकर कारखाने का प्रबंधन कर सके तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इससे अंकल थियू वान का काम भी कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह ठीक है। आप क्या सोचते हैं? लैम टू लैप टोंग ट्रियन बाक से पूछने के लिए मुड़ा। टोंग ट्रियन बाक ने कहा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। लैम टू लैप उसे देखकर मुस्कुराया। तान ना ने अपना मुंह थपथपाया। मुझे इससे बहुत नफरत है, मैं कुत्ते का खाना नहीं खाऊंगी। टोंग ट्रियन बाक मुस्कुराए। यदि आप खाना नहीं चाहते हैं तो अपने कमरे में जाए। टैन ना खड़े हुए और बोले, दरअसल मैं अभी शहर बी से वापस आया हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम दोनों आराम कर सकते हो। बोलकर वो बेडरूम में चली गई। टोंग ट्रियन बाक ने लैम टू लैप की कमर पकड़ ली। चलो चलो भी छुट्टियों पर चलते हैं। विदेश में पिछले कुछ दिनों से हमें ज्यादा आराम नहीं मिला है। लैम टू लैप उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। समय तेजी से उड़ जाता है। सिटी सी में 2 दिनों के दौरान लिन जिला केवल स्टोर पर गई। टैन ना, नवनियुक्त दर्जी और डिजाइनर सभी व्यस्त है। दुकान में भी काफी भीड़ थी। वह केवल एक दिन ही दुकान पर आई थी और उसने पहले ही 6 या 7 लोगों को आते देखा था। सिटी सी में लौटने के बाद उसने ट्रिन डुक ऑन से कहा कि अगर वह चाहे तो सिटी सी जा सकता है और वहां की फैक्ट्री का प्रबंधन अकेले उसके द्वारा किया जाएगा। अध्याय 1297। जैसे ही उसे पता चला कि वह हुआंग वान का प्रबंधन करने के लिए वापस आ सकता है, ट्रिन डुक ऑन को बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकूं। अगर मैं हुआंग वान को संभाल सका तो मुझे लगेगा कि मेरी भावना बहुत बढ़ गई है। आखिरकार यह ट्रिन परिवार का पैतृक व्यवसाय है। यह समझ में आता है कि ट्रिन डुक ऑन के मन में हुआंग वान के लिए विशेष भावनाएं हैं। 2 दिन बाद ट्रिन डुक ऑन शहर सी पहुंचे। थियू वान ने वहां सभी स्वागत का ख्याल रखा। लाम टू ला के दोनों के बीच काम के हस्तांतरण के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके गर्भ में 7.5 महीने का गर्भ होगा। उस दिन से पहले उसे सब कुछ व्यवस्थित कर लेना होगा। उसके बाद उसके पास समय नहीं है। उसे 8वें महीने तक बिस्तर पर आराम करना होगा और जल्दी बच्चे को जन्म देना होगा। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में रहने का सुझाव दिया क्योंकि यह दैनिक प्रसव पूर्व जांच के लिए सुविधाजनक होगा। अपने बच्चे के स्वास्थ्य और लैम कैन नगोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टोंग ट्रियन बाक ने उसे निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया। घर में अभी भी ट्रांग खागुएट, नर्स वो, ड्राइवर और टोंग खाई फोंग थे, इसलिए लैम टू लैप और टोंग ट्रियन बाक को 2 बच्चों की देखभाल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। टोंग खाई फोंग ने दोनों से कहा कि वे निश्चिंत होकर अस्पताल में रहें, वह घर पर हर चीज का ख्याल रखेंगे। जब टोंग ट्रियन बाक वापस लौटा तो थाम पेई जुएन अपने घर वापस चला गया और तांग डू स्कूल छात्रावास में लौट आया। ट्राम का अपनी दादी के साथ रिश्ता अभी भी बहुत तनावपूर्ण है। वह बार बार सोचती है लेकिन फिर भी बच्चे न होने को स्वीकार नहीं कर पाती है। हालांकि वह जानती थी कि ऐसा करना टैन नहा के लिए एक गलती थी। वह टू ट्राम और टैन नहा के बीच के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अपनी बात खत्म किए बिना ट्राम के पास तान नहा से मिलने आने का कोई चेहरा नहीं था, नहीं वह उससे मिलने के लिए सी शहर गया। न केवल ट्राम को बल्कि क्वान किन्ह को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्वान किन्ह, मुझे बताओ, इससे पहले कि वह विदेश गया और कार्रवाई नहीं कर सका,
आज मैंने टोंग ट्रियन बाक को फिर से कंपनी में आते देखा। शाम को जब क्वान किन काम से लौटा तो को ह्यू गुएन ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। क्वान किन्ह ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो अंदर आओ और बात करो। को ह्यू गुएन ने सिर हिलाया। वे दोनों घर में गए। यह पहली बार नहीं था जब को ह्यू गुएन क्वान किन्ह के घर आए थे। को ह्यू गुएन को कीड़ा बनने और गड़बड़ी करने से रोकने के लिए क्वान किन्ह ने उसे यह कहते हुए धोखा दिया कि वह टोंग ट्रियन बाक से बदला लेने में उसकी मदद करेगा। कुछ दिन पहले टोंग ट्रियन बाक विदेश गए थे। क्वान किन्ह ने कहा कि उनके पास कोई मौका नहीं है और को ह्यू गुएन को इंतजार करने के लिए कहा। ह्यू गुएन ने भी जांच की और पाया कि क्वान किन्ह की बातों पर विश्वास करने से पहले टोंग ट्रियन बाक वास्तव में लैम टू लैप को विदेश ले गए थे। समय की यह अवधि भी बहुत शांतिपूर्ण थी, बिना किसी पतंगे के दिखाई दिए। अब जब टोंग ट्रियन बाक वापस आ गया है तो को ह्यू गुएन शांत नहीं बैठ सकती और कुछ नहीं कर सकती। कमरे में जाकर क्वान किन्ह ने को ह्यू गुएन के लिए पानी डाला। को ह्यू गुएन सोफे पर बैठी थी। उसने सफेद शिफॉन ब्लाउज और छोटी ए-लाइन स्कर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके पतले पैर दिख रहे थे। वह क्रॉस लेग करके बैठी क्वान किन्ह की ओर देखा और कहा, क्वान किन्ह, मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत है। क्वान किन्ह ने उसके सामने पानी का एक गिलास रखा। वह उसके सामने बैठा, चाय की मेज के सामने आगे पीछे हिलते हुए को ह्यू गुएन के पैरों पर नजर डाली और पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? को ह्यू गुएन ने अपना हाथ लहराया और क्वान किन्ह को करीब आने के लिए कहा, करीब आओ। क्वान किन्ह बिना हिले स्थिर बैठे रहे। यदि आपके पास कुछ है तो बस कह दीजिए। इस कमरे में कोई और नहीं है। आपको किसी और के सुनने से डरने की जरूरत नहीं है। को ह्यू गुएन का चेहरा ठंडा हो गया। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? क्या मैं तुम्हें खाऊंगा? बस पूर्व और पश्चिम से भागते रहो। बस ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम एक बाघिन हो। ठीक है। क्वान किन्ह ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा। को ह्यू गुएन को उस पर भरोसा करने के लिए उसे करीब बैठना पड़ा। वह हंसे और पूछा, तुम इतने क्षुद्र क्यों हो? ह्यू गुएन ने कहा, क्वान किन्ह, यदि आप मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं तो क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैंने सचमुच तुमसे झूठ नहीं बोला। क्वान किन्ह चालाकी से मुस्कुराया। वास्तव में मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैंने आपके लिए जासूसी करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप और क्या करने की योजना बना रहे हैं? वैसे भी को ह्यू गुएन की योजना को पहले से जानने के बाद क्वान किन्ह जल्द ही एक समाधान ढूंढ सकता है। को ह्यू गुएन ने एक पल के लिए सोचा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा घर टूट गया था और मुझे बहुत अधिक नुकसान हुआ था, मैं डर गया था। आप भी जानते हैं कि मैंने कानून तोड़ा। मुझे कानून ने सजा भी दी, लेकिन मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले लोग आज भी पकड़ से बाहर हैं। मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकती जो विवेकहीन हों, लेकिन इसके बारे में सोचो, अगर मैंने उनके और उनके पति के बीच हस्तक्षेप किया तो इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी और युगल अलग हो जाएंगे। ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है, है ना? अध्याय 1298। कम से कम को ह्यू गुएन ने कभी किसी युवा महिला के बारे में नहीं सुना है जो कभी जेल गई हो। क्वान किन्ह, उसने सोचा, इस दुनिया में अगर नाबालिग होना गैरकानूनी होता तो इतने सारे लोग दूसरे लोगों के परिवारों में नहीं घुसते। उन्हें वास्तव में उम्मीद है कि कानून में यह नया विनियमन होगा। जो लोग दूसरे लोगों के परिवारों को नष्ट करते हैं, उनका नैतिक पतन निश्चित है और वे दूसरों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस अपराध को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए अब क्वान किन्ह को ह्यू गुएन की जांच करनी होगी कि वह वास्तव में क्या करने की योजना बना रही है।
आप क्या करने जा रहे हैं? क्वान किन्ह ने पूछा। को ह्यू गुएन ने अपनी आंखें उठाईं और देखा, आप टोंग ट्रियन बाग के बगल वाले व्यक्ति हैं और वह भी आप पर बहुत भरोसा करता है। क्या उसे मुझ पर भरोसा है? अन्यथा मैं इतने लंबे समय तक कंपनी में कैसे रह सकता था? क्वान किन्ह ने कहा। को ह्यू गुएन झुके, क्वान किन्ह के कान के पास झुके और ऐसी आवाज में कहा कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। आप टोंग ट्रियन बाग को क्वान डुएट होटल में ले जाने और उसे कोमा में डालने का एक तरीका ढूंढते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? दवा का उपयोग करें या नहीं? शराब पीना या किसी अन्य तरीके से ठीक है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि आप उसे शराब पिलाएं, फिर उसकी पत्नी लैम टू लैप को देखने के लिए एक रोमांटिक दृश्य बनाएं। मैं नहीं मानता कि टोंग ट्रियन बाग और एक अन्य महिला को बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटे देखकर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्वान किन्ह पीछे हट गया। उसे हर तरफ ठंडक महसूस हुई। तुम बहुत बेशर्म हो। यह औरत इतनी बुरी है कि पुरुष भी इतने बुरे नहीं हो सकते। को ह्यू गुएन ने क्वान किन्ह का कॉलर पकड़ लिया, झुककर कहा, तुम पीछे क्या कर रहे हो? क्वान किन्ह ने ईमानदारी से कहा, मुझे आपकी बेशर्मी से घृणा महसूस होती है। को ह्यू गुएन हंसे, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? क्वान किन्ह ने नीचे देखा। उसकी नज़र शर्ट की नेकलाइन पर पड़ी जिसे को ह्यू गुएन ने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था जब वह आगे की ओर झुककर बैठी थी। अंदर का परिदृश्य बाहर उजागर होता है। को ह्यू गुएन के विकृत विचारों को छोड़कर उसकी बिजली और पानी काफी पर्याप्त है। इस समय क्वान किन्ह एक आदमी के सामान्य कंपन से बच नहीं सका। उसने दूसरी ओर देखा। अगर मैं कहूं कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो क्या आप ऐसा करना बंद कर देंगे? को ह्यू गुएन मुस्कुराई। वह बहुत अच्छे मूड में थी। तुम मेरे आदमी हो, बेशक मैं खुद को तुम्हारे लिए रखूंगी। और आप अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। आपको बस थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और रात के बाजार में कई लड़कियां आपके लिए यह करने के लिए सहमत हो जाएंगी। आपको इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते समय को ह्यू गुएन ने क्वान किन्ह के कॉलर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, अपनी उंगलियां उसके कॉलर में डाल दी और उसकी छाती को सहलाया, उसे बहकाने की कोशिश की। क्वान किन्ह, क्या तुम एक आदमी हो? क्वान किन्ह दंग रह गया। क्या मैं एक आदमी हूँ या नहीं? क्या आप नहीं जानते? को ह्यू गुएन मुस्कुराई। मुझे पता है। को ह्यू गुएन और भी नीचे झुक गईं। उनका लगभग पूरा शरीर क्वान किन्ह के शरीर पर दबाव डाल रहा था। क्या आप आज रात कुछ नहीं करना चाहते? क्वान किन्ह ने बाहर देखा। यह पहले से ही अंधेरा था। केवल रंगीन नियन रोशनी चमक रही थी, जो आकाश को रंग रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें हटा लीं और धीमी आवाज में पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप और मैं दोनों वयस्क हैं। हम जो चाहें कर सकते हैं। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। को ह्यू गुएन ने क्वान किन्ह की ठुड्डी को धीरे से चूमा। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। जब तक तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा करने तक रुको। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर रहूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। क्वान किन्ह ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम औरतें वास्तव में उबाऊ हो। क्या तुम मेरे साथ बिस्तर पर जाओगी और फिर अपनी गांड साफ करोगी? को ह्यू गुएन ने क्वान किन्ह की शर्ट के बटन खोले, मुस्कुराते हुए कहा, आप और मैं प्रेमी नहीं हैं। हम पति पत्नी नहीं हैं और हम व्यापारिक रिश्ते में नहीं हैं। अधिक से अधिक वे सिर्फ यौन साथी हैं। अगर तुम चाहो तो हम बिस्तर पर जा सकते हैं। हम प्यार के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे काफी संतुष्ट हूँ। को ह्यू गुएन का अंतिम वाक्य निमंत्रण से भरा है। क्वान किन्ह को अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी और उसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए अंत में वह अब खुद को रोक नहीं सका और बेडरूम में को ह्यू गुएन को गले लगा लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद
क्वान किन्ह स्नान करने चली गई और कोह्यू गुयेन कंबल के नीचे नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी गुलाबी था। वह सोने के सपने देख रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से सो नहीं पाई थी, बस तूफान के बाद थक गई थी। 10 मिनट बाद क्वान किन्ह स्नान वस्त्र पहनकर बाथरूम से बाहर निकला। क्वान किन्ह, क्या हम भागीदार बन सकते हैं? क्वान किन्ह न तो सहमत हुए और न ही इनकार किया, लेकिन बस इतना कहा, मैं आज यहीं सोऊंगा। अध्याय 1299। कोह्यू गुयेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने कंबल खोला और क्वान किन्ह की कमर को गले लगा लिया। उसका शरीर उसके शरीर से सट गया। उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों को चूम लिया। आपने यह नहीं बताया कि आप सहमत हैं या नहीं। भविष्य में यदि आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपको ढूंढने आऊंगी। क्वान किन्ह ने कोह्यू गुयेन के बट को थपथपाया। क्या आप स्नान करना चाहते हैं? कोह्यू गुयेन ने अपना सिर हिलाया, अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी, उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाए, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। क्वान किन्ह ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे। वह उसके साथ बिस्तर पर सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वह एक सामान्य पुरुष था, जो एक महिला के साथ पूरी तरह से शारीरिक कंपन से उत्पन्न हुआ था। हालांकि जब उसने उसे यह कहते सुना, तो उसके दिल में एक अजीब भावना पैदा हुई। क्वान किन्ह को सुश्री कोह्यू गुयेन ने बहकाया नहीं था। उन्होंने बस शांति से कहा, सो जाओ। कोह्यू गुयेन वापस कंबल में रेंग गई, खुद को कसकर ढक लिया। क्या तुम सो नहीं रहे हो? मुझे अभी भी कुछ काम के लिए बाहर जाना है। क्वान किन्ह बिस्तर की ओर चला गया। टोंग ह्यू गुयेन के चेहरे को छूने के लिए बढ़ा। किसी और के बिस्तर पर लेटकर क्या आप सो सकते हैं? किसी और के बिस्तर में तुम्हें शायद नींद नहीं आएगी, लेकिन मेरे बिस्तर में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। कोह्यू गुयेन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, बस जाओ, अपना काम करो। क्वान किन्ह ने एक गहरी सांस ली और फिर मुड़कर शयन कक्ष से बाहर चला गया। जब वह दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, तो कोह्यू गुयेन ने पूछा, क्या आप आज रात घर आ रहे हैं? क्वान किन्ह रुका लेकिन मुड़ा नहीं। उसने कहा, हाँ। वह दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सीधे कोह्यू गुयेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब वह इस मामले को कैसे सुलझाया जाए इस पर चर्चा करने के लिए टोंग ट्रियन बाग से मिलने जा रहे हैं। क्वान किन्ह ने अपने कपड़े बदलने के बाद कोह्यू गुयेन का अभिवादन करने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि तुरंत चला गया। वह गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे। कार रोकने के बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वह लिफ्ट से 28वीं मंजिल पर वीआईपी इनपेशेंट विभाग में गया। उसने फोन उठाया और टोंग ट्रियन बाग को फोन किया। इस समय यहां आकर उसे डर था कि इससे लैम्प टू लैप के आराम पर असर पड़ेगा। इसलिए क्वान किन्ह ने टोंग ट्रियन बाग को बात करने के लिए बाहर बुलाने का फैसला किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने टोंग ट्रियन बाग का नंबर डायल किया। उसे फोन की घंटी सुनाई दी। चारों ओर देखते हुए क्वान किन्ह ने टोंग ट्रियन बाग और टू ट्राम को दालान में कुर्सियों पर बैठे देखा। उसने फोन रख दिया और वापस उन दोनों के पास चला गया। 8221, आप इस समय यहाँ क्यों हैं? क्वान किन्ह ने आगे कदम बढ़ाया। टोंग ट्रियन बाग और टू ट्राम ने भी इसकी खोज की। ट्राम से पूछा। क्वान किन्ह ने कहा, मैं कुछ करने के लिए चेयरमैन टोंग की तलाश कर रहा हूँ। आप इस समय यहाँ क्यों हैं? ट्राम ने मजाक में कहा, मैं भी किसी चीज के लिए आपके राष्ट्रपति की तलाश कर रहा हूँ। क्वान किन्ह उसके बगल में बैठा और पूछा, क्या हो रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस बात की संभावना कम है कि आप मेरे मामलों में दखल देंगे। सो ट्राम की बातचीत समाप्त होने के बाद वह तान ना की कहानी के बारे में पूछने के लिए लैम टू ला को खोजने के लिए यहाँ आए।
उसने अभी भी अपनी दादी के साथ इस मामले को हल नहीं किया है, इसलिए उसके पास तान न्हा को देखने जाने का कोई मौका नहीं है। वह केवल दूसरों के माध्यम से उससे खबर प्राप्त कर सकता है। अब क्वान किन्ह दूसरे लोगों के मामलों की परवाह करने के मूड में नहीं है। वह भी उलझन में है। मुझे अपनी कहानी बताओ। ट्राम अपने स्थान पर वापस नहीं लौटना चाहती थी। जब वह वापस लौटा तो उसकी दादी ने तन्हा को छोड़ने के बारे में बात की, पैसे का उपयोग करके तन्हा की चोटों की भरपाई की, और फिर ऐसे शब्दों का एक समूह था जिसे वह नहीं जानती थी कि उसने कितनी बार कहा था, लेकिन वह जाने नहीं दे सकती थी। स्टेशन का कोई वंशज नहीं है, इसलिए यदि वह मर भी जाती है तो भी उसके पास अपने पूर्वजों से मिलने का चेहरा नहीं होगा। ट्राम के शब्द इतने उबाऊ और निराशाजनक थे कि वह वापस नहीं जाना चाहता था। बेहतर होगा कि आप यहाँ रुकें और दूसरे लोगों की कहानियाँ सुनें और अपना मूड ठीक करें। क्या पता दूसरे लोगों की भी अपनी पीड़ा हो। थाम बोई जुएन को भी इसके बारे में पता था, इसलिए क्वान किन्ह ने सीधे तौर पर कोह्यू गुएन की योजना के बारे में ट्राम को बताने में संकोच नहीं किया। कोह्यू गुएन, आप दोनों कब मिले? ट्राम आश्चर्य से क्वान किन्ह को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। क्वान किन्ह ने पीछे मुड़कर टू ट्राम की ओर देखा। उसकी भौहें हल्की सी झुक गईं। हम एक ही समूह में क्यों हैं? आप बहुत कठोर बात करते हैं। तो मुझे बताओ, तुम दोनों अचानक एक दूसरे को क्यों जानने लगे? ट्राम ने मन ही मन सोचा, क्या मुझसे कुछ चूक गया है? अध्याय 1300। जब आप यहाँ नहीं थे तो क्या हुआ? क्वान किन्ह और कंपनी ह्यू गुएन। क्वान किन्ह कुछ भी कहने से झिझक रहा था क्योंकि यह दिलचस्प नहीं होगा। मैं आपको इसे दोबारा समझाने में बहुत आलसी हूँ। वह मुख्य विषय पर लौट आया। कोह्यू गुएन ने अपना दिमाग नहीं खोया था, लेकिन वह इस गुस्से को निगल नहीं सकती थी, इसलिए उसने बदला लेने का इरादा किया। अब क्या करें? उसे हमेशा के लिए गायब करना भी असंभव है। यह चोरों से डरने की नहीं, बल्कि चोरों की नज़र लगने से डरने की भावना है। आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका पीछा करना चाहते हैं। यह एहसास सचमुच किसी की रीढ़ को झकझोर देता है। न जाने कब वे लोग बाहर निकलेंगे और आपको चाकू मार देंगे। ये एहसास वाकई असहज करने वाला है। यह घटना लैमटुला के खराब स्वास्थ्य के साथ मेल खाती है और एक बम बन सकती है जो किसी भी समय फट सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस मामले का निपटारा शुचिता से किया जाए। टोंग ट्रियन बाख ने कुछ देर सोचा। उन्होंने अपनी योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतना कहा, कल मैं क्वान डुएट होटल जाऊंगा और आप उसे बताएं कि उसे कमरे में लुभाने के लिए सब कुछ किया जा चुका है। यदि हम समस्या को हल करना चाहते हैं तो हम केवल निर्णायक रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे उसका स्वतंत्र होना असंभव हो जाएगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी कम सक्षम होगा। क्वान किन्ह ने ध्यान से फिर पूछा, आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? इतने लंबे समय तक टोंग ट्रियन बाख का अनुसरण करने के बाद क्वान किन्ह ने उसकी आवाज सुनी और जान लिया कि टोंग ट्रियन बाख निश्चित रूप से कोमल नहीं होंगे। टोंग ट्रियन बाख ने 2 सेकंड के लिए क्वान किन्ह को देखा और फिर कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। बोलना समाप्त करने के बाद टोंग ट्रियन बाख ने घड़ी की ओर देखने के लिए अपना हाथ उठाया। 9 बजे। लैमटुला ने एक बार फिर जांच की। अब 8:30 बज चुके थे। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, आप लोग सब घर चलें। अध्यक्ष टोंग। क्वान किन्ह थोड़ा अनिच्छुक था। वह नहीं चाहता था कि कोह्यू गुएन का जीवन बर्बाद हो। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? टोंग ट्रियन बाख ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप क्वान किन्ह की ओर देखा। उसने यह भी अनुमान लगाया कि क्वान किन्ह क्या कहने वाला था।
उसने क्वान किन्ह को योजना नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि क्वान किन्ह अपना मुंह मोड़ लेगा। लंबे समय तक को ह्यू गुयेन जैसी खूबसूरत महिला के साथ रहने के बाद अंतरंग हरकतें होना और भावनाएं पैदा होना बहुत सामान्य है। ऐसा नहीं है कि उसे भरोसा नहीं है, लेकिन मानवीय भावनाएं ऐसी हैं कि वह सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप इसे कहें। क्वान किन्ह ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह ऐसा करने पर अड़ी रही तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वह केवल वही कर सकता था जो टोंग ट्रियन बाख ने कहा था। अरे, क्या तुम्हारे मन में उस औरत के लिए भावनाएं नहीं हैं? ट्राम से सीधे पूछा। क्वान किन्ह ने तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, ट्रायन ने जोर से कहा, बेशक उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब वह घर जाने की तैयारी करने के लिए खड़ा हुआ तो क्वान किन्ह के पास से गुजरते समय उसने फुसफुसाकर कहा, खुद को धोखा मत दो और दूसरों को धोखा मत दो। क्वान किन्ह ने टोकते हुए कहा, मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आपके विपरीत मुझे क्या करना? ट्राम को पता था कि क्वान किन्ह लू फीफी के साथ अपनी कहानी का जिक्र कर रहा था, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से नहीं समझता था, जिससे तान न्हा को दर्द महसूस हुआ। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? क्या मैंने ठीक वहीं प्रहार किया जहां दर्द हो रहा है? क्वान किन्ह ने जानबूझकर ट्राम की दुखती रग पर हाथ डाला। ट्राम ने क्वान किन्ह की ओर घूर कर देखा। अहंकारी मत बनो, भविष्य में तुम मुझसे भी अधिक दुखी हो सकते हो। ट्राम के बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। दरअसल टोंग ट्रियन बाख क्वान किन्ह से सहमत नहीं होना चाहते थे, लेकिन कई वर्षों तक उनका अनुसरण करने के कारण उन्हें स्वीकार करना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो। हालांकि वह सहमत थे, टोंग ट्रियन बाख ने भी अपना रवैया स्पष्ट कर दिया। यदि क्वान किन्ह को ह्यू गुयेन को मना नहीं सका तो उसे वैसा ही करना होगा जैसा टोंग ट्रियन बाख ने उसे बताया था। क्वान किन्ह ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। टोंग ट्रियन बाख ने धीरे से गुनगुनाया और फिर कहा, तुम्हें भी घर जाना चाहिए। क्वान किन्ह ने कहा, क्या मैं आपको थोड़ी देर से कॉल कर सकता हूँ?